सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नए अध्याय जिसमें ग्रमपंथी उग्रवादी चरण से रिलेटेड जो कुछ प्रश्न बच गया था उसे हम लोग आज विस्तारपूर्वक हल देखेंगे और उन कॉन्सेप्ट की भी चर्चा करेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट पूर्वक उन सभी प्रश्नों का हल देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 50 तक देख लिया था, आज हम लोग उससे आगे देखेंगे यानी 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो 51 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर और टीएस ऑलकट। तो पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना कब और किन परिस्थिति में और इनके जो स्थापना में किन किन लोगों का योगदान रहता उसे हम लोग पहले थोड़ा समझ लेते हैं। होम रूल लीग की स्थापना 1915-16 के आसपास में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। और आपको लग रहा होगा कि इन दोनों का नाम अलग अलग क्यों लिया गया, क्योंकि वो साथ में नहीं, वो दोनों अलग अलग अपना क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। एक को जैसे बाल गंगाधर तिलक जो अपना क्षेत्र को रखते हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत के क्षेत्र, बाकी अन्य क्षेत्रों में एनी बेसेंट होता है। कारण यही रहता है कि जो दोनों के जो सदस्य होते हैं ये होम रूल लीग के, वो एक दूसरे उद्देश्य एक ही रहता है लेकिन एक दूसरे से जो होते हैं वो सहमत नहीं होने के कारण दोनों अपना कार्य क्षेत्र अलग रहते हैं। तो ये था होम रूल लीग की जो क्षेत्र था जो स्थापना किया गया था। तो हम लोग समझेंगे किन परिस्थिति में क्या होता है। दो परिस्थिति यहाँ पर बनता है। पहला परिस्थिति होता है कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो रहा होता है 1914 ईस्वी में। अंग्रेजों को क्या होता है, उस समय सैनिकों की भी जरूरत होता है। तो वह क्या होता है, नरमपंथियों से यह विश्वास दिलाकर सैनिकों को मदद करने के लिए कहा था। और इसी में से आपको पता होगा ना, गांधी जी को ये भर्ती का एजेंट भी कहा जाता है, जिसमें से वो क्या करते हैं, जगह जगह गांव गांव शहर शहर कस्बा घूम घूम कर प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सपोर्ट करने के लिए कहते हैं। कारण यह रहता है क्योंकि अंग्रेज इसमें क्या करता है, वो नरमपंथियों को वादा करता है, जिसको आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहिए, क्योंकि नेतृत्व तो वही कर रहा था। धीरे धीरे वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पर्याय, भारत की आज़ादी का पर्याय भी बन चुका था। तो वह उसको क्या करता है, एक तरह से वो वादा करता है कि हम जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा हम आपको क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज का दर्जा दे देंगे। यह बात पर क्या होते हैं, नरम दल के और अन्य नेताएं सहयोग में होते हैं। अब क्या होता है, उधर क्या होता है 1913 ईस्वी में अब एनी बेसेंट कहाँ जाती है, वह जाती है इंग्लैंड। और वह देखती है कि होम डोमिनियन स्टेट यानी कि जो आप कहिए कि स्वराज्य के रूप में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन सभी देशों में डोमिनियन स्टेट ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर में कायम कर चुका है, यानी कि स्वयं का राज, स्वयं के द्वारा किया गया राज। अब इसको देखकर जब वहाँ वह इंग्लैंड जाती है तो जो आयरिश के होते हैं होम रूल लीग के जो नेता होते हैं वह उनको सजेस्ट करते हैं कि आप भारत में भी जाकर इस तरह का आंदोलन करिए और इस तरह से भारत को डोमिनियन स्टेट यानी स्वराज्य का, खुद का राज्य हो, खुद का शासन हो, इस तरह का बात जाकर मतलब वहाँ पर स्टार्ट करिए आंदोलन। तब यहाँ पर क्या होती है, अब यहाँ से 1913 ईस्वी में एनी बेसेंट निकल जाती है, फिर 14 में आती है और इसी पर्पज से वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एंट्री करती है। तो इस परिस्थिति में और इन उद्देश्य से क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय ये होम रूल लीग की स्थापना होती है। हालांकि एनी बेसेंट जब आती है तो वह अंग्रेजों को वहीं पर बोलती है कि अगर आप हमें क्या करेंगे कि युद्ध खत्म होने से पहले ही अगर हमें आप पूर्ण स्वराज का दर्जा दे देंगे तो हमारे जो सैनिक हैं वो तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे और जो भी चाहिए वो सभी आवश्यकता को वो पूरा करेंगे, ये बात बोलते हैं। लेकिन यहीं पर अंग्रेज क्या होता, मुकुर जाता और जिससे क्या हो जाता है, यह नरमपंथियों तथा अन्य लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि जो अंग्रेज है वह क्या करेगा, वह पूर्ण स्वराज की दर्जा नहीं देने वाला है। और यही मनमुटाव और यही असंतुष्टि होम रूल लीग आंदोलन को जन्म देता है। तब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, होम रूल लीग की स्थापना होती है। अब आप देखेंगे किस तरह से दोनों का क्षेत्र का बंटवारा होता है। एक क्षेत्र को क्या करेंगे, यानी बेसेंट लीड करेगी और दूसरे क्षेत्र को यानी कि दो भागों में यह लीड होगा, दो भागों में कार्य किया जाएगा। एक हो जाएगा नीचे वाला क्षेत्र जिसमें आप कहिए मुख्यतः दक्षिण भारत के क्षेत्र में महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत, इन क्षेत्रों में जो उनका क्षेत्र होगा वह बाल गंगाधर तिलक का होगा और बाकी अन्य क्षेत्रों में एनी बेसेंट का होगा। तो इनके स्थापना में बाल गंगाधर तिलक भी होते हैं, अमरेली के एनी बेसेंट भी होते हैं, ए सुब्रमण्यम अय्यर भी होते हैं और इसके साथ में और होते हैं बीपी वाडिया भी होते हैं। उनका नाम नहीं हो सकता ऑप्शन में, आप अगले प्रश्न देख रहे हो कहीं और तो बीपी वाडिया भी देते तो वह तीन होगा। ये टीएस ऑलकट नहीं है। टीएस ऑलकट का योगदान कहाँ रहता है, याद करिए, इनकी योगदान रहती है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो 1875 ईस्वी में जिसकी स्थापना होती है 7 सितंबर को। ऑलकट रहते हैं जो एक सैनिक होती है, आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे इनका योगदान रहता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि किन परिस्थिति में होम रूल लीग की स्थापना होती है। यही होम रूल लीग आप देखेंगे
किस तरह से इतना प्रभुत्व जमा लेती है, इतना तेजी से प्रचार प्रसार होता है। बाल गंगाधर तिलक कस्बे गांव जा जाकर इसका क्या करते हैं, इसे बढ़ाने का, इसे इसके द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करने का, लोगों को जुड़ने का आह्वान करते हैं। क्योंकि जब वो जेल से निकल रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, इधर बाल गंगाधर तिलक का होता है 1914 ईस्वी में, 16 जून 1914 ईस्वी को वो जेल से भी बाहर आते हैं। और जब वो देखते हैं तो वो देखते हैं काफ़ी भारत कुछ बदल चुका है, क्योंकि जो लोग थे उधर रास बिहारी बोस तो नरम दल के थे, उधर आप देखेंगे लाला लाजपत राय उस समय अमेरिका गए हुए रहते हैं। फिर जो अन्य नेता होते हैं, जो 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो होता है, उससे भी असंतुष्टि कायम रहता है, तो थोड़ा नॉर्मल हुआ रहता है। उस परिस्थिति में वो पहले तो वो सोचते हैं कि किसी प्रकार वो कांग्रेस में शामिल हो, इस प्रकार देखेंगे किस प्रकार से फिर वो अपने बदलाव लाएंगे, थोड़ा सा वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, उसकी नीतियों का सपोर्ट करेंगे। अंततः उद्देश्य ही रहता है कि वह क्या करें, कांग्रेस में शामिल हो। तो इस प्रयास रहता है, 14 से प्रयास रहता है, लेकिन सफलता नहीं मिलता है। जब 14 में एनी बेसेंट, खुद एनी बेसेंट इस चीज़ के लिए क्या होती है, कार्यरत होती है, क्योंकि वह पता होता है कि होम रूल लीग की सफलता तभी मिलेगी, होम रूल यानी घर का शासन, स्वयं का शासन, स्वशासन, यही इसका हिंदी हुआ। तो वह होम रूल आंदोलन चाहती है, वह उनको पता होता है कि इसके लिए क्या होना चाहिए, हिंदुस्तान के सभी वर्गों का सपोर्ट होना चाहिए। अर्थात जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पर्याय बन चुकी है, उसका तो सपोर्ट होना ही होना चाहिए। तो वो चाहती है कि गरम दल का, साथ में मुस्लिम लीग, इन सभी का सहयोग हो। इसके लिए वो गरम दल को क्या चाहती है कि वह क्या हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो। 14 में प्रयास करती है, लेकिन फिर वो सफलता नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर जो नरमपंथी जो रहते हैं वो इससे संतुष्टि नहीं होते हैं। फिरोज शाह और बम्बई के अन्य नरमपंथी नेता गोखले को बंगाल के नरमपंथी में शामिल होने के लिए उससे बाहर ही रखते हैं, मतलब मन बना लेते हैं, सपोर्ट कांग्रेस को इस प्रकार से उनकी असंतुष्टिता को दिखाते हैं। तो 14 में तो सफलता नहीं मिलता, लेकिन 15 में जो कांग्रेस का अधिवेशन, आपको पता होगा कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन होता है वो लास्ट दिसंबर में ही होता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो भी विशेष अधिवेशन हुआ है सितंबर में हुआ है, बीच में हुआ है, ये हुआ है। तो एक ये भी आपको माइंड में होना चाहिए कि अधिवेशन तो उसका जो वार्षिक अधिवेशन मुख्यतः जो होता है दिसंबर के टाइम में ही होते आ रहा था। तो ये परिस्थितियाँ होता है। तो फिर अंततः 15 में जाकर सफलता मिलता है, फिर 16 में जाके आप वही देखेंगे कि जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा उसमें क्या होगा, ये सफलता मिलेगा। इसमें जो मुख्य योगदान रहता है, एनिवर्सेंट का योगदान रहता है, वो काफ़ी इसके लिए प्रयत्नरत रहती है, समझाने का काम करती है, बढ़ चढ़कर। होम रूल लीग का इधर जो क्या होता है, वर्चस्व भी बढ़ता जाता है। जो उसकी जो वर्चस्व को देखकर, उसकी सफलता को देखकर भी कांग्रेस काफ़ी प्रभावित होती है। और वह जो 1916 ईस्वी में जो शक्ति प्रदर्शन होता है होम रूल लीग आंदोलन का, जिसे होम रूल स्पेशल ट्रेन एक का था, मतलब स्पेशल ट्रेन ही बुक कर लिया गया था उस शक्ति प्रदर्शन, मतलब बोला गया था उसमें, और होम रूल लीग के नेताओं के द्वारा कहा गया था कि जितना हो सके, उतना संभव हो सके, आप क्या करिए, यहाँ पहुँचिए। कहाँ, ये 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन में। तो इसके लिए तो वो काफ़ी चर्चा भी है, प्रश्न भी आगे देखने को मिल जाएगा, है ना, जिसमें से वो कहा गया था कि मतलब एक ट्रेन को ही आरक्षित कर लिया था, जिसमें लोगों के द्वारा यह पर्याय दिया गया था, कांग्रेस स्पेशल, होम रूल स्पेशल, मैंने इस तरह से इतने बड़े संख्या में एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद फिर वही, उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसमें गरम दल को शामिल कर लिया जाता तथा इसमें 2-3 प्रश्न बनता है यहाँ पे। गरम दल, ये लीग की भी जो गरम दल ये थे, मुस्लिम लीग की कब एक साथ वो दोनों जुड़े, तो इसी में होता है, गरम दल नरम दल भी एक साथ ही जुड़ते हैं। तो आगे चर्चा होगी सभी का। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि योगदान में लीग में स्थापना नहीं था। दूसरा है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। आइए अब हम लोग जानते हैं कि गदर क्रांति। तो पहले ये समझना होगा कि गदर क्रांति समझने के लिए क्या हुआ, गदर पार्टी की स्थापना कब और किन परिस्थिति में होना हुआ है, ये भी समझना हुआ। गदर पार्टी की स्थापना की चर्चा पहले भी हुई है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कि गदर पार्टी का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है। इस पार्टी का उद्देश्य एक ही होता है कि इसे क्या करना, सशस्त्र माध्यम से अंग्रेजों को, यानी कि शस्त्रों के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना और भारत को स्वतंत्रता दिलाना। और इसकी स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना आपको पता होगा सैन फ्रांसिस्को में किया जाता है 1913 ईस्वी में। प्रश्न भी आगे आया है, आप इससे पहले वाले पाठ में देखेंगे तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, ऑप्शन के साथ 7, 13, 14। तो इस प्रकार से 15 जुलाई 1913 ईस्वी में इसकी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के कोस्टा गोवा में इसकी स्थापना होती है। उस समय इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अब इसकी जो अब स्थापना होती है तो अध्यक्ष आपको पता हुआ कौन थे, सोहन सिंह भकना अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष केसर सिंह थथागढ़ होते हैं। और महामंत्री कौन होते हैं, लाला हरदयाल होते हैं। और अन्य लोगों को इस तरह से शामिल किया जाता है। और क्या होता है, उद्देश्य एक ही होता है कि अंग्रेजी राज के विरुद्ध हथियार उठाना। और यह जो हथियार उठाएंगे, यह इसे क्या कहा जाए, गद्दार नहीं बल्कि इन्हें क्या कहा जाएगा, एक तरह से इन्हें महायुद्ध की संज्ञा दी जाएगी। इस तरह से वो करते हैं, मतलब संकल्प लेते हैं, उद्देश्य वही रहता है, सशस्त्र माध्यम से अंग्रेजों को हटाना। अब समय क्या हो जाता है, देखिए गदर क्रांति छिड़ने का, अब छिड़ने का समय क्या होता, समय आता है 1914 ईस्वी में। स्थापना भी आप देख रहे हैं 13 में हुआ, उसके ठीक 1 साल बाद
प्रथम विश्व युद्ध का स्टार्ट होना होता। अब इसमें क्या होता, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सैनिकों का जरूरत होता है। अब इस सैनिकों को जरूरत होने के कारण वो क्या होता, मतलब लोगों से यह निवेदन भी कर रहा होता, जिसके कारण आप देखिए ना किस तरह से गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट के रूप में भी बुलाया गया था, क्योंकि वो इसको लेकर कारण क्या था, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वह अंग्रेजों के द्वारा यह वादा किया गया था, बोला गया था कि हम दे देंगे, उसके कारण था। तो हो गया, तो बात वहाँ हो गया कि तो अब यह गया इधर। अब इसको पता था, गदर पार्टी के जो संगठन थे उनको पता था कि उसे सैनिकों की जरूरत है। अब इस कंडीशन में वो इसका लाभ उठाना चाह रहा था। अब क्या हो जा रहा कि इसी वही समय जा वह था कि जब अंग्रेजों के बहुत सारे जो सैनिक होंगे वो प्रथम विश्व युद्ध में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, और इस माध्यम का फायदा उठाकर वो क्या करना चाहता था, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहता था। अब ये जो स्थिति होती, स्थापना तो सैन फ्रांसिस्को में अब होता, अब वहाँ से क्या होता है, अगस्त 1914 ईस्वी में एक बड़ी रैली किया जाता है, जनसभाएं किया जाता है, जिसमें कहा जाता है हिंदुओं को कि वो हिंदुस्तान की ओर लौटें, जो भी अन्य क्षेत्र में हैं, जो अन्य देश में, और क्या करें, भारत को आज़ादी दिलाने में सहयोग करें। यहीं पर गदर पार्टी के अध्यक्ष सुहासी भकना होंगे, जो जापान में रहते हैं, और आपको पता होगा टोक्यो के जर्मन काउंसलर से भी वो मिलते हैं। यानी कि इसमें वो सभी कार्य किया जाता है जो अंग्रेज के दुश्मन होते हैं, उन सभी से मिला जाता है। किसके द्वारा, गदर पार्टी के नेताओं के द्वारा बहुत भेजा जाता है, जिसमें अभी हम लोगों ने जाने ना ये कौन थे, स्वानसी भाकना, जो जर्मनी के काउंसलर से मिलते हैं। फिर अन्य लोगों को, जैसे ब्रिटिश हुकूमत के दुश्मन जितने भी होते हैं, जिसमें बरकतुल्ला को काबुल भेजा जाता है। फिर कपूर सिंह मोदी को चीनी क्रांतिकारी से सहायता प्राप्त करने के लिए सन यात सेन से मिलने को भेजा जाता है। इस तरह से ये क्या होता है, यह क्या किया जाता है, इस तरह की गुप्त प्रकार के एक मतलब कहिए कि तैयार किया जाता है, ताकि क्या कर सके, अंग्रेजों को भारत से हटा सके। तो अब ये हो जाता है इस तरह से, जो भी उसके दुश्मन देश थे उससे उसको मेल मिलाप किया जाता है, उससे क्या किया जाता है, संरक्षण जो भी कहिए कि वहाँ से सपोर्ट लेने की बात होती है, जिसमें से हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से चीन से, किस प्रकार से टोक्यो से, किस प्रकार से ये और कौन था काबुल अफगानिस्तान से सहयोग लेने की बात होती है। अब क्या होता है, इसी समय एक घटना होती है कि सिंगापुर के रहने वाले जो क्या होते हैं, बाबा गुरदीप सिंह, वो क्या करते हैं, जापान से एक कामगाटा मारू नामक जहाज को वो भाड़े पर लेते हैं। अब उस जहाज में क्या होते हैं, 375 भारतीय रहते हैं, और उन भारतीयों को कनाडा ले जाने की बात होती है। किस लिए, ताकि वो रोजगार क्या कर सके, रोजगार को प्राप्त कर सके, और रोजगार प्राप्त करने के बाद वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें, मतलब भाग दें या सपोर्ट करें। इन परिस्थितियों से रखते हुए कामगाटा मारू गुरदीप सिंह के द्वारा जो होता है वह क्या लिया था, इसी में कामगाटा मारू घटना भी आएगा, तो वही होगा। उस जहाज के माध्यम से, और भी अन्य अन्य जहाज भी होता है, जो क्या होता है, जापान से निकलकर भारत पहुंचने के लिए पानी के रास्ते से आने के लिए सब तैयार होता है। उसी में से कामगाटा मारू होता है, जो हम लोगों ने देखा कि यह जो होता है गुरदीप सिंह के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि प्रश्न इसे पूछ देता है कामगाटा मारू, तो इसलिए थोड़ा सा हम रिपीट चीज़ों को कर रहे हैं कि सिंगापुर में जो रहने वाले थे बाबा गुरदीप सिंह, जापान के कामगाटा मारू जहाज को किराए पर लेते हैं, और इसमें रोजगार के इच्छुक भारतीयों को कनाडा ले जाया जाता है। और जहाज में 375 व्यक्ति होते हैं, उसमें कुछ मुसलमान, ज़्यादा नहीं, 20 से 22 मुसलमान होते हैं, बाकी हिंदू होते हैं। क्या होता है, यह 4 मार्च 1914 ईस्वी को सिंगापुर से निकलता है और कनाडा 23 मई को पहुंचता है। और आपको पता होना चाहिए उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी स्टार्ट होता है। अब कनाडाई सरकार वह लोगों को उतरने से, यानी वहां आने से मना कर देती है, सख्त मना, मात्र 20 से 24 लोग को उतरने का मौका देती है, बाकी क्या होता है। और साथ में ये भी उसको ब्रिटिश को भी खबर कर दिया जाता है। अब क्या होता है, अब वहां से जहाज को लौटना पड़ता है। अब वह 27 सितंबर को भारत का बंदरगाह कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक क्रांति हो जाएगा। क्रांति इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अंदर में जो वायसराय थे वह क्या कर चुके थे, वह आदेश भी जारी कर चुके थे कि मतलब कोई भी अगर सीमा में प्रवेश करे तो उसकी जांच किया जा सके, इसके लिए छूट दिया गया था, खासकर बंगाल और ये पंजाब को, क्योंकि बॉर्डर था सटा हुआ था, इसको लेकर फिर बाकी अन्य राज्यों में लागू कर दिया गया कि तलाशी करने का। अब कामगाटा मारू पहुंचता, जैसे ही कामगाटा मारू भारतीय मतलब तट पर पहुंचती है, तो क्या हो जाता है, ब्रिटिश सरकार और सभी यात्रियों को गिरफ्तार करके क्या करती है, पंजाब भेजने का कार्य। इसमें झड़प भी हो जाता है, मतलब बोला जाता है कि जब वो उतरती है तो लगभग 20 से 22 लोगों को मरने की भी खबर आ जाती है ना। तो ये भी झड़प होता है, और बाकी लोगों को इसमें जो होते हैं सोहन सिंह भकना जो अध्यक्ष होते हैं, अन्य लोगों को क्या करता था, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बाकी बचे लोग यहाँ से कुछ लोग भाग भी निकलते हैं, और विशेष ट्रेन से बाकी लोग को पकड़कर कहाँ लाया जाता है, पंजाब लाया जाता है, और वहाँ फिर जो रूल रेगुलेशन तलाशी होता है वो करवाया जाता है। तो इसके बाद अधिकांश जो मजदूर सिख थे
वह मजदूर और सैनिक ही थे। अतएव अपनी लड़ाई पंजाब से फिर प्रारंभ करते हैं, फिर अन्य क्रांतिकारी नेताओं से मिलकर वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये था गदर क्रांति छिड़ने का कारण। तो ऑप्शन में है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, बिल्कुल नहीं। कमगाटा मारू घटना, हाँ गदर क्रांति छिड़ा था तो ये घटना इसी में है, इस कॉन्सेप्ट में है। तो कमगाटा मारू घटना अलग है, लेकिन कारण पूछा तो वह प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की जरूरत थी और वो क्या रहे थे, इसी का लाभ उठाना चाह रहे थे गदर पार्टी के नेता। और यह सोच रहे थे कि यही समय है जब अंग्रेजों को क्या कर सके, भारत की भूमि पर से निकाला जा सके। तो 53 में देखिए, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए। देखिए इसी की चर्चा कर रहे थे ना कि होम रूल लीग की स्थापना किस परिस्थिति में भारतीयों को जो असंतुष्टता कायम हुआ, असंतुष्टता इसी बात पर कायम हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध में बोला गया था कि प्रथम विश्व जैसे ही समाप्त होगा पूर्ण स्वराज के दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि जब बीच में एनी बेस्टेंट जब बोलती है तब वह इससे मुकर जाते हैं। तो इससे विश्वास हो जाता है भारत के लोगों को, नरमपंथी लोग बोलिए, कांग्रेस को बोलिए कि यह ऐसा नहीं होने वाला। और यही असंतुष्टता होम रूल लीग के आंदोलन को क्या करता है, जन्म देता है। यहाँ पर आप उधर से देखिएगा क्या होते हैं 1914 ईस्वी में, क्या करते हैं, छूटकर जेल से निकलते हैं बाल गंगाधर तिलक। इधर एनी बेसेंट भी जब इंग्लैंड जाती है दौरे में तो काफ़ी इससे प्रभावित होती है। और जो आयरिश जो नेता होते हैं वह बोलते हैं उन्हें कि आप भारत में भी इस प्रकार के आंदोलन चलाइए ताकि भारत को भी डोमिनेशन स्वराज की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से होता है। फिर स्टार्ट होता है जगह जगह लोगों के द्वारा क्या कहता है, गांव कस्बे में जा कि इसका प्रचार प्रसार किया जाता है कि मतलब पूरे तरीके से इसमें मतलब कहिए कि बाल गंगाधर तिलक पूरे इसमें तन मन धन से लग जाते हैं। वह लोगों को जा कर धर्मनिरपेक्षता पर आधारित बात करते हैं। उनका मतलब ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों के विरोध का कारण यही है, समझाते हैं लोगों को कि अंग्रेज़ों के विरोध का कारण वही है कि वो धर्म के मतलब कहने का मतलब हुआ वह किसी धर्म या दूसरे धर्म के अनुयायी हैं, उनका विरोध तो हम इसलिए कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कहना था उनका कि वो किसी दूसरे धर्म के अनुयायी हैं, उनका विरोध इसलिए था कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो भारतीय हित में नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से वो लोगों को जाकर समझाते हैं। और इस तरह से 1916-17 होते होते बाल गंगाधर तिलक के जो लीग थे, होम रूल लीग के 17,000 सदस्य बन जाते हैं और इधर इनका थोड़ा कम रहता है एनी बेसेंट का। तो इस प्रकार से इसका काफ़ी प्रचार प्रसार होता है। जब इसकी पर्चियाँ निकाली जाती है, जब इसको बोला जाता है तिलक के छः मराठी और 2 अंग्रेजी पर्चे निकाले जाते हैं, तो मतलब कहिए कि इन पर्चों का 47,000 क्या हो जाता है, पर्चियाँ बेच दी जाती। तो इतने बड़े स्तर पर क्या हो चुका था, इसका फैलाव हो चुका था। तो फिर मौका मिलता है 1916 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन का। अब 1916 कांग्रेस अधिवेशन तो बाद होता है, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन होता है। इसमें होम रूल के सदस्यों को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता है और तिलक समर्थक जो भी होते हैं वह एक परंपरा सही बना लेते हैं कि जहाँ भी बोला जाएगा, जहाँ भी किया जाएगा, जिस तरह से किया जाएगा उसका क्या करना, फॉलो करना। उनके समर्थक लखनऊ पहुँचने के लिए एक क्या करते हैं, ट्रेन ही आरक्षित कर लेते हैं, पूरे ट्रेन को आरक्षित कर लेते हैं, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया, होम रूल स्पेशल का नाम दिया। अरुडेल जो वो भी थे अधिवेशन की तरफ, अरुडेल ने लीग के हर सदस्य को यह कहा था कि लखनऊ अधिवेशन सदस्य बनने का हर संभव कोशिश करें। तो अधिक से अधिक लोग पहुंचते हैं और काफ़ी बड़ा यहाँ पे शक्ति देखने को मिलता है। तो वही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा, सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने को मिला था कांग्रेस अधिवेशन। और इसी के बाद क्या हो जाता है, लखनऊ अधिवेशन में जो होते हैं बाल गंगाधर तिलक को यानी कि गर्म दल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता है। तो काफ़ी है मतलब कहिए कि गर्म दल वाले के लिए अच्छे दिन होते हैं। 54 में देखिए, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अब आइए समझिए, वरिंद्र कुमार घोष अरविंद कुमार घोष के भाई होते हैं। अब आप देखिए क्या होता है कि 19वीं शताब्दी की खत्म होते होते 20वीं शताब्दी जो भी कहिए, उस समय क्या हो जाता है कि बहुत सारे जो क्रांतिकारी होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं भारतीय लोग, वह क्या होते हैं, उनमें दो तरह के आप यहीं पर देखिए ना, 1905 ईस्वी से गर्म दल नरम दल देखने को मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर 1922-23 में आएंगे तो फिर देखेंगे 23 में किस तरह से HRA का स्थापना हो जाता है। तो क्या होता है कि कुछ जो क्रांतिकारी होते हैं वह क्या होते हैं, वह अंग्रेजों को सशस्त्र के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से हटाना और भारत को आज़ादी दिलाने का विश्वास करते हैं, उनमें विश्वास करते हैं। और वो क्या करते हैं, इसके लिए हथियार चलाने, बारूद बनाने, यानी इस तरह के गुप्त संगठन और संरक्षण और इस तरह से ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। और वही जो क्या कहलाता है, गुप्त क्रांतिकारी संगठन के नाम से आना था। यह क्रांतिकारी दो तरह से थे, एक थे बंगाल में सक्रिय थे और एक यहाँ थे महाराष्ट्र में थे। और जो महाराष्ट्र में थे वो अभिनव भारत कहलाएं और जो बंगाल में थे वो अनुशीलन समिति कहलाएं। तो वही करा, जो अनुशीलन समिति थे, उस अनुशीलन समिति की अगर बात की जाए तो उसके जो समर्थक थे अनुशीलन समिति के, वो बंगाल में था। तो बंगाल वाले जो मतलब कहिए कि जो क्रांतिकारी का इस तरह के जो नेतृत्व कर रहे थे, क्रांतिकारी जो
लोग थे वह अनुशीलन समिति कहलाया, और महाराष्ट्र वाले क्या कहलाया था, महाराष्ट्र वाले अभिनव भारत कहलाया था। तो बंगाल में जो थे अनुशीलन समिति के अंतर्गत जो थे मतलब बैरिस्टर थे ब्रह्मनाथ मित्र थे, वह नेतृत्व करे। तो उसमें 3 शाखा वहाँ खोला गया था। कहाँ, ये बंगाल में। तो ये हम लोगों ने जाना कि अभिनव भारत कहाँ, ये सॉरी अनुशीलन समिति, और दूसरा क्या था, अभिनव भारत सोसाइटी। तो अभिनव भारत सोसाइटी जो महाराष्ट्र में सक्रिय हुआ और बंगाल में सक्रिय अभिनव भारत। अब यहाँ पर बंगाल में 3 शाखा होगी। प्रथम शाखा जो होगा बंगाल में किसका, ये अनुशीलन समिति का, उसका जो है कौन करेंगे, यही प्रमथनाथ मित्र उसका नेतृत्व करेंगे, और दूसरे का नेतृत्व करेंगे सरला देवी। और ये सभी क्रांतिकारी संगठन होता है, ये भी ध्यान में रखना आपको, यानी सशस्त्र के माध्यम से अंग्रेजों को ये हटाना चाहते हैं। और तीसरा का होगा वही वरिंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष। तो वही प्रश्न पूछा गया है, क्रियाकलापों में गुप्त संगठन जो बंगाल में जन्म दिया वो अनुशीलन समिति था। अगर ये महाराष्ट्र में पूछता तो वो हो जाता अभिनव भारत समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। यह समय है जब क्या हो जाता, भारत में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता। कब होता, हुआ होता बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, जब बंगाल का विभाजन किया जाता। आपको पता होना चाहिए इस समय क्या करते, बाल गंगाधर तिलक नरम वाले को कहते हैं कि याचना और विनय और अनुनय का नीति को उन्होंने कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि इस स्वदेशी आंदोलन को क्या किया जाए, पूरे देश में लागू किया जाए, और राष्ट्र मतलब जो विभिन्न लोग हैं सभी लोग और धर्मों को इसमें शामिल कर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाए। लेकिन नरम दल वाले चाहते थे कि इसका क्या हो, इसका सिर्फ बंगाल तक ही सीमित हो। और दूसरी बात है, उग्रवादी यहाँ पर जो नरम दल के थे, गरम दल के थे, वो चाह रहे थे कि जो अंग्रेज है वह क्या करे, अविलंब तुरंत हमारे बातों को मान ले बिना कुछ किए। लेकिन जो नरमपंथी थे वो चाह रहे थे संवैधानिक रूप से इसको माना जाए। तो ये तरह का ये अनुनय विनय तो दोष लगाए थे वह बाल गंगाधर तिलक, इसका विरोध किए थे। और उसके बाद फिर देखेंगे 1937 सूरत अधिवेशन में दोनों अलग अलग होने का, लेकिन यहीं से हो चुका था स्टार्ट, यानी उसका जो बीज यहीं पे बो गया था दोनों की असंतुष्टता के कारण। अब 56 में देखिए, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना। काफी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में चंपारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। आपको पता होगा वंदे मातरम किनके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी को लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी जब उस समय सोचिए वो लिखते हैं किसमें, वो जो बुक होते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जो लिखते हैं सन्यासी विद्रोह का, जब वो वर्णन करते हैं उसी में से ये बताते हैं ना सन्यासी विद्रोह कब किन परिस्थिति में किया था। याद करिए उस समय अकाल भारत में रहता 1973 के समय में। वो अकाल के समय किस तरह से एक होती है अपने महिला होती है जो अपने पति के साथ उस अकाल से भागकर दूसरे जगह जाना चाहती है, बीच में बहुत सारे लोग मिलते हैं, फिर एक सन्यासी आके भावनानाथ सन्यासी आकर बचाता है, वही वो गीत गाता है वंदे मातरम। और उसी को गीत को आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी जो पुस्तक होते हैं जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन कर रहे हैं, तो ये तो गीत वहाँ से लिया गया। लेकिन यहाँ पर करा इस शीर्ष गीत का वंदे मातरम किस भारतीय में सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया, वह किया गया था स्वदेशी आंदोलन में। और आपको समझिए कि स्वदेशी आंदोलन में किस हद तक किया गया कि इस पर बैन लगा दिया गया, यानी जो ये बोलता था उस पर कोड़े बरसाए जाते थे। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या हुआ था। आंदोलन के दौरान रैलियों में जोश भरने के लिए यह गीत गाया जाने लगा। वंदे मातरम इस युग की महामंत्र बन चुका था। इस युग के कौन युग का, उस स्वदेशी आंदोलन जब चला था उस समय, तो उन दिनों सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम का नारा लगाना गैर कानूनी बन चुका था और कई युवकों का नारा लगाने पर बेते भी दिए जाते थे। इसके अलावा जो अन्य सजाएं मिलती थी वह जैसे जिला प्रशासन वहाँ का जो था उस समय जो बंगाल में चल रहा था, तो उस समय जो स्वास्थ्य समिति था उसको ये शर्त लगा दिया गया था कि किसी भी प्रतिनिधि में क्या हो चुका, वंदे मातरम का नारा नहीं लगना चाहिए। तो इस हद तक यहाँ पर कहिए स्वदेशी आंदोलन लोगों में जोश भरने के लिए उपयोग किया गया था। सबसे अधिक और शीर्ष गीत बन गया था वह स्वदेशी आंदोलन के दरमियान। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट होता, वह होता बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। स्वदेशी यानी स्वयं का देश का बना हुआ सामानों को यूज करना, यानी जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था उसे हानि पहुंचाना, यही इसका मकसद होता है। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन थे। काफ़ी चर्चित, इसकी एनी बेसेंट की चर्चा तुम लोग कई बार कर चुके हैं। ये वही एनी बेसेंट है जिनका जो आयरिश में रहते हैं, आयरलैंड के रहते हैं, और आपको पता होगा कि इनके पति से असंतुष्टता के कारण दोनों में बात मिलाप नहीं हो पाने के कारण बोला जाता है इनके पति शराब वराब भी पीते थे, इसको लेके थोड़ा सा दोनों में बनता नहीं था और क्या हो चुके थे, ये अलग हो गए थे। इनके पिता डॉक्टर थे, बचपन में ही मर गए थे एनी बेसेंट के। फिर इनके क्या होता है कि यह सबसे बड़ा दुखी उनको तब होता, हर्ट होता जब क्या होता है कि इनके पति इनके बच्चे को भी छीनते हैं कैसे, वो न्यायालय के माध्यम से। तो इस तरह के व्यवस्था से इनको काफ़ी हर्ट होता है। उसके बाद फिर वो जो भी गरीब अनाथ को सेवा करने की बात करते हैं, फिर आपको पता होगा एनी बेसेंट किस तरह से भारतीय में आती है और अपने खान पान रहन सहन से इस तरह अपना लेती है कि वह भारतीय ही लगती है,
रहने में, खाने में, वस्त्र भूषा सभी तरह से। और वो आपको पता होगा फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व करती है, उसे चरम तक पहुंचाती है। फिर उनका मानना था कि भारत जब तक स्वतंत्र नहीं होगा तब तक क्या हो चुके, ब्रिटिश और अन्य कनाडा कनाडा ऑस्ट्रेलिया इन तरह देशों के ऐसा यहाँ पर भी क्या हो, होम रूल लीग आंदोलन का क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, ताकि यहाँ पर लोगों को स्वराज्य की प्राप्ति हो। इसीलिए वो क्या करते हैं, दो पत्रिका का भी 1914 ईस्वी में वो इसी के आधार पर होम रूल आंदोलन को बढ़ाने और इसे लागू करने के लिए, इसे चलाने के लिए वह क्या करते हैं, कांग्रेस में शामिल होते हैं। 1914 में 17 में अध्यक्ष भी बनते हैं और कॉमनवेल्थ की स्थापना और कहाँ गया, न्यू इंडिया, ये दो पत्रिकाएं होते हैं। कॉमनवेल्थ जो साप्ताहिक होता है और न्यू इंडिया मासिक साप्ताहिक होता है, ये दैनिक होता है दोनों 1914 ईस्वी में। ये जो कॉमनवेल्थ होता है शायद ये जनवरी में करती है, तो कभी कभी यह भी डेट के साथ में आ जाता है, तो इसलिए हमने इसकी चर्चा कर ली कि 2 जनवरी को 1914 को कॉमनवेल्थ साप्ताहिक था और न्यू इंडिया 14 जुलाई को। तो ये था ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 58 में देखिए, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन सी थी। ये थी वही एनी बेसेंट। आइए एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एनी बेसेंट क्या होता है। जैसे ही वो इंग्लैंड से आती है, इंग्लैंड में जाती है, जब वो होम रूल लीग के जो नेता होते हैं उनसे भी मिलती है और उनसे मिलती है तब उनको परामर्श उनको कहा जाता है कि आप भारत में भी जाकर इस तरह के क्या करिए, आंदोलन को चलाइए, ताकि लोगों को, वहाँ के लोगों को स्वशासन मिल सके, यानी होम रूल लीग की स्थापना। उसी के तर्ज पर वो कांग्रेस में शामिल होती है और कांग्रेस में शामिल होने के बाद उसे ये भी पता हो चुका होता है कि क्या होता है, गरम दल को भी कांग्रेस में शामिल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पता हो चुका था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक पर्याय बन चुकी है। तो इसीलिए वो चाह रहे थे कि हालांकि प्रयास वो करती है लेकिन 1914 में सफलता नहीं होता, क्योंकि रास बिहारी बोस है वो अन्य नरम दल नेता वो क्या होते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझाने में कार्यरत हो जाते हैं, तो इसके कारण वो शामिल नहीं हो पाते हैं, कार्यरत रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना कि उदारवादियों एवं अतिवादियों का मिलन, तो इस प्रकार से 14 में सफल होता है। फिर 1915 ईस्वी का होता है दिसंबर में, उसमें कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होता है, तो तिलक और एनी बेसेंट इसमें भी प्रयास करती है। एनी बेसेंट काफ़ी समझाने का भी प्रयास करती है, और कारण है जो अब देखिए 15 में क्या हो चुका है, अब इधर होम रूल लीग की भी स्थापना हो चुकी होती है ना। अब होम रूल लीग की स्थापना के बाद उसका प्रचार प्रसार, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा बहुत सारे बदलाव को भी देखा गया था, क्योंकि जैसे वो जेल से निकलते हैं 14 में, तो वह पहले इतना विरोध नहीं थे, वो भी माइंड सेटअप कर चुके थे कि हमें क्या करना, किसी भी तरह के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होना, क्योंकि वो भी परिस्थिति देख चुके थे कि वो पहले का भारत था, 4-6 साल बाद वो जेल से निकल रहे हैं तो कुछ और है, सभी लोग शांत पड़े हुए हैं और अव्यवस्था भी है, कायम है। 1909 ईस्वी का जो इस तरह से असंतुष्टता का काम किया गया उसमें, तो वो सभी को देखकर वो चाह रहे थे धीरे धीरे, तो वह क्या कर रहे थे, वह उसके बाद जो विरोध का नीति थी, प्रत्यक्ष विरोध नहीं, उन्होंने इस बात का भी बहुत सारे आप भाषण भी देखेंगे तो उसमें उन्होंने बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश का विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि वो दूसरे धर्म का अनुयायी है, बस उनका मानना यही था कि विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो भारतीय हित में काम नहीं कर रहे। तो जगह जगह भाषणों में कहें, फिर गर्मपंथियों को और नरमपंथी जो थे वह नरमपंथियों को भी संतुष्ट होने का काम किए, है ना, जिसका रिलाइज भी 1907 ईस्वी में वो हुआ। तो इस तरह से वो क्या होता है, 1915 ईस्वी में एनी बेसेंट को सफलता मिलता है, और इसमें क्या होता है, इसमें आश्वासन दिया जाता है कि शामिल किया जाएगा। अब क्या हो जाता है, आश्वासन तो यहाँ दिया जाता है, फिर आप देखेंगे कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा, जिसमें होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति सफलतापूर्वक दिखलाने का कार्य करेगी, और तिलक को पुनः 1916 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा कहाँ, लखनऊ में, उसमें शामिल करेगा, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करेंगे। तो ये एनी बेसेंट का इसमें काफ़ी योगदान रहता है। चलिए 58 के बाद 59 में हम लोग आते हैं 59। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। यह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अब ये किनके द्वारा कहा गया था, ये भी प्रश्न है, ये आप आगे प्रश्न देखेंगे, वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा। ये वेलेंटाइन चिरोल हैं कौन, ये पत्रकार भी हैं और एक इतिहासकार भी हैं, राजनीतिक भी हैं, है ना। ये 1895 ईस्वी में करजन से मिले थे, फिर करजन से मिले थे तो दोनों के बीच में दोस्ती हुई थी। उसके बाद फिर वो 1903 या 5 में, शायद 3 में वो क्या आते हैं, फारस की खाड़ी घूमने के लिए आते हैं। उसके बाद वही उसी समय में वो आते हैं तो भारत का भ्रमण भी करते हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 60 में 1960 से 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की। बिल्कुल सही बात है। जिसका नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे, हमने जाना कि क्या कर चुके थे। होम रूल लीग की स्थापना होती है जिसका कार्यक्षेत्र 2 भागों में बांटा जाता है। एक का नेतृत्व तिलक करते हैं, तिलक किस क्षेत्र का करते हैं, तो मध्य प्रांत का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का और बरार क्षेत्र का तिलक करते हैं, और बाकी अन्य क्षेत्रों में एनी बेसेंट करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना करने का कारण क्या होता है, एक होता है कि ये जब वो इंग्लैंड जाती है, कौन, एनी बेसेंट,
तो वह वहाँ के अन्य जो देश थे जहाँ पर डोमिनियन स्टेट बना था उससे भी प्रभावित होती है। और जो आयरिश नेता होते हैं वह भी सजेशन करते हैं कि इस तर्ज पर भारत में भी होम रूलिंग आंदोलन चलाने का सजेस्ट करते हैं। साथ में यह असंतुष्टता वो तो आती है तो ठीक है, लेकिन असंतुष्टता था किसका, अंग्रेजों का असंतुष्ट था। जो क्या होता प्रथम विश्व युद्ध में इस बात को लेकर लोगों को, सैनिकों को शामिल करने के लिए कहा जाता है कि हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा दे देंगे। लेकिन क्या हो जाता, उनकी नीयत से, अंग्रेजों की नीयत से यह विश्वास हो जाता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा नहीं है, और वही जन्म होता, यही असंतुष्टता होम रूलिंग आंदोलन का जन्म देता। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही बिल्कुल है। 61 में आइए, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा अगर डीपली पढ़ेंगे तभी इस प्रश्न का सही हल तक पहुंच पाएंगे। करा मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन करवा दिया। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना जरूर एक तरह से कहिए कि हाँ, मतभेद के बीच यहाँ से नहीं, यहाँ तो ठीक है मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, अन्य पार्टी भी धीरे धीरे बन रहे थे तो यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, लेकिन यहाँ पर भी मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का कार्य था लॉर्ड मिंटो का। क्योंकि मिंटो, ये मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई याद करिए, लॉर्ड मिंटो ही था ना जो अपने सहयोगी स्मिथ को भेजा था आर्चीवर्ल्ड से मिलने के लिए। आर्चीवर्ल्ड कौन था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल था, और साथ में अंग्रेजों का एक प्रतिनिधित्व मंडल में, ये मुसलमानों को प्रतिनिधि मंडल भेजने का काम किया था, है ना। उसी में से वो मांग किया था सांप्रदायिकता को मांग करने के लिए, तो कहानी अलग है। लेकिन 1905, अब देखिए यही 1905 में बंगाल में है। 1905 के बंगाल विभाजन से क्या अर्थ निकला, अर्थ यही निकला कि वह, आप याद करिए, इसकी 1905 में चर्चा क्या, बंगाल विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि अंग्रेज वह जो उठते हुए राष्ट्रवादी भावना है उसे दबाना चाह रहा था, यानी राष्ट्रवाद को वो दबाना चाह रहा था, है ना। ये भी एक कारण था कि भारत में जो एक क्या था, मतलब ये कहिए, मतलब क्या करिए, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाना भी कारण था, क्योंकि उसे पता था कि जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उसमें पंजाब का बढ़ चढ़कर भूमिका होता, बंगाल का, पूर्वी बंगाल का खास का, तो उसे बांटना चाह रहे थे। बांटने के बाद और यह भी आश्वासन दे रहे थे मुसलमानों को कि अगर विभाजन कर देंगे तो पूर्वी आसाम का ही और पूर्वी पश्चिम बंगाल का ही, जिसमें क्या हो जाएगा, उन लोगों का क्या होगा, सरकार होगी, साथ साथ में शिक्षा स्कूल, इस सब को क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बढ़ावा मिलेगा, उन लोगों को सहयोग मिलेगा। इस तरह से वो उसको अलग करने का, तोड़ने का काम करते बंगाल विभाजन, और वैसा ही होता है। लास्ट में अंततः 16 अक्टूबर से विभाजन होता है, 19 अक्टूबर को प्रभावी हो जाता है। तो इस तरह बंगाल विभाजन होता है, और बंगाल विभाजन एक तरह से फूट डालो और राज करो की नीति यहीं से वो क्या हो जाता है, इस तरह से यहाँ पे देखने को थोड़ा मिल जाता है ना। बाकी तो आप पहले भी कहिए कि लॉर्ड, अगर आप इससे पहले भी जाएंगे तो फूट डालो वाला में, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो किस तरह से डलहौजी है, उसकी जो नीति होती है वहाँ पे भी इस चीज़ को देखने को मिल जाता है। तो एक तरह से 1905 ईस्वी का विभाजन होता है, 1905 ईस्वी विभाजन के बाद क्या होता है, इस क्रांतिकारी को, यानी बढ़ते राष्ट्रवाद की भावना को, और जो प्रतिरोधी है, जो विरोधी है, विरोधी से हटने के लिए क्या करते हैं, यानी विरोधियों से इसे साइड करने के लिए, जो विरोधी अंग्रेज के थे, जो स्वशासन की मांग कर रहे थे, उनसे अलग करने के लिए यह मुस्लिम लीग की स्थापना किया जाता है। तो गांधी जी द्वारा ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। विधानसभाओं में मुस्लिम के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का स्थान आरक्षण, ये कारण उचित रहा था। हाँ, ये जरूर आंतरिक कारण था, लेकिन चारों में से अगर प्रश्न में सबसे उचित इसका जवाब है तो विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। अब तो यहाँ पर बंगाल विभाजन भी हो गया, और आपको पता होगा फिर लॉर्ड यहाँ पर मिंटो के द्वारा क्या कर दिया गया, लॉर्ड मिंटो के द्वारा मुस्लिम लीग, इसी के संरक्षण में, इसी के कहने पर एक तरह से राजनीतिक पैजामा पहनाया गया, किसको, मुस्लिम लीग को। और इसके आधार पर फिर क्या किया गया, इसमें से ये बोला था ना, प्रतिनिधि मंडल को मांग करने के लिए, इसमें जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो मांग रखता है कि उच्च न्यायालय, और ये उच्च न्यायालय में हो गया, हाँ, और लोअर कोर्ट में क्या हो, मुस्लिम का प्रतिनिधित्व हो, सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व हो, जमींदार वकील जो इस तरह से अंदर घुसने का था जिला परिषद में और विधान परिषद में, उसमें आरक्षण किया जाए, उसमें उसको मतलब देखा जाए, इस तरह से वो बात करती है। हालांकि यहाँ पे तो सिर्फ उसको इस बात को संतुष्टि दिया जाता है कि इस विचार को रखा जाएगा और इस विचार पर ध्यान दिया जाएगा, और वही ध्यान देने का मतलब 1909 ईस्वी का जो मार्लियामेंटो आता है, इसमें पृथक निर्वाचन की बात करते हैं। पृथक निर्वाचन का अर्थ ही होता है कि कोई विशेष समुदाय के द्वारा जो उसका चुनाव होता है, उसी समुदाय के लोगों को वोट दिया जाना है, यानी जो खड़ा होगा, उस जैसे मुस्लिम समुदाय खड़ा हो तो मुस्लिम समुदाय के ही वोट डालेंगे और उसी के प्रतिनिधित्व खड़ा होगा। इस तरह से वो पृथक निर्वाचन क्या किया, इस घटना के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन भी करवा दिया। ये नेक्स्ट 32 में देखिएगा, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन स्थापना की गई थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब अभिनव भारत, तो इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि विनायक सावरकर थे और गणेश सावरकर, है ना, जिसे बीडी सावरकर, ये वही बीडी सावरकर हैं
जो याद करिए जो भारत के 1857 के क्रांति को क्या कहे थे, यह स्वतंत्रता संग्राम कहे थे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। जो ये था कौन है, हाँ इंडियन एक है था ना वहाँ पर, वो जब उसका समारोह बना रहे थे तो उसी समय ना 1907 ईस्वी में ये संबोधन कर कर कहते हैं, देखिए ना नाम भूल गए हैं, इंडिया हाउस, हाँ इंडिया हाउस, वो इंडिया हाउस होता है जो अमेरिका में स्थापना किया था। भारत के लोग शायद इसमें थोड़ा सा आप एक बार चीज़ों को देख लिया, शायद लाला लाजपत राय का इसमें मुख्य योगदान रहता है हाउस में। वही में 10 में 1907 ईस्वी को वी.डी. सावरकर लंदन हाउस में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्ण जयंती मना रहे थे। इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में ये कहा था कि जो है 1857 के संग्राम गदर नहीं अपितु स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शुरुआत है। स्वतंत्रता संग्राम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो वो प्रश्न 1857 तो यहाँ पर करा कि अंग्रेजी विरोध का अंग्रेजी अभिनव भारत। तो क्या होता है, बी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर 1999 ईस्वी में नासिक में क्रांतिकारी गुप्त समाज का मित्र मेला शुरू कर रहे थे, मित्र मेला शुरू किए थे जिसमें मिलते थे। फिर क्या होता है 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र के विभिन्न कस्बों में लगभग 200 सदस्यों की एक बैठक बुलाते हैं और विनायक सावरकर ने इसका नाम बदलकर जो मित्र मेला था, जो लोग मिलते थे, कौन लोग मिलते थे, वो ऐसे लोग थे जो गुप्त यानी एक क्रांतिकारी लोग थे, यानी क्रांतिकारी लोग जिनका था उद्देश्य कि भारत को सशस्त्र के बिना नहीं हटाया जा सकता है। तो वही अभिनव भारत 1904 ईस्वी में यह इनका नाम दे दिया, वह महाराष्ट्र में हो जाएगा इसका स्थापना। नेक्स्ट 63 में देख लिए किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, ये सरोजनी नायडू कही थी। आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सरोजनी नायडू और मोहम्मद अली जिन्ना की पहली मुलाकात होती है, वह होता है 1906 ईस्वी का अधिवेशन। अब 1906 ईस्वी का अधिवेशन याद करिए कहाँ होता है, तो 1906 ईस्वी का तो दादा भाई नौरोजी करते और मेरे अनुसार शायद कलकत्ता में ही होता है, उसी में इन दोनों की मुलाकात होती है। उसके बाद फिर सरोजनी नायडू 1918 में जिन्ना के लेखों और भाषणों से का संकलन कर उनको संपादित करता और उनकी भूमिका में उन्होंने जिन्ना को हिंदी मुस्लिम एकता का अग्रदूत के रूप में कौन बताएं, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट देखिए लाल बाल पाल त्रिकुटी, ऐसा करते हैं आपको पता ही होगा, लाल का मतलब लाल बहादुर लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों गर्म दल के नेता थे और उनमें से सबसे जो अग्रदूत जो वो माना जाता है, वो किनको माना जाता है, वो माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट देखिए मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आगा खान थे। देखिए प्रश्न को समझिए, आपके माइंड में शायद ये प्रश्न कभी कभी कंफ्यूज करता हुआ, क्योंकि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। उस समय क्या करते हैं, नवाब बरुकतुल्ला इसका अध्यक्षता करते हैं, ये भी आपको शायद पता हुआ है। क्योंकि देखिए क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किन परिस्थिति में होता है, थोड़ा सा समझिए। मुस्लिम लीग की स्थापना में लॉर्ड कर्जन तो बंगाल का विभाजन में होता है, लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। अब क्या होता है, लॉर्ड मिंटो जैसे ही भारत का वायसराय था, वह अपने सचिव स्मिथ को मिलने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल आर्चिबाल्ड को भेजता है और साथ में एक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मंडल भेजने का भी प्रस्ताव देता है। और प्रतिनिधि मंडल की जो मांग होती है, ये प्रतिनिधि मंडल को सांप्रदायिक प्रतिनिधि मांग पेश करने का संदेश भी देता है। और यहीं पे बोध मिंटो कह देता है कि आप क्या करिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग का भी ये संदेश देता है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है ना कि मुस्लिम लीग को स्थापना करने के पीछे क्या था, ब्रिटिशों का हाथ था। वो यह चाह रही थी कि हम किसी भी तरह से जो राष्ट्रीयता की भावना, जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है देशों में, उससे उनको अलग किया जा सके ताकि दबाने में उपयुक्त हो। और शायद इसमें सफलता भी वो होती है, क्योंकि आप यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से भेज दी। फिर आर्चिबाल्ड गर्मी की छुट्टी में वो शिमला गए हुए रहते हैं और जैसे ही उधर क्या होते हैं, शिमला गए, आर्चिबाल्ड गर्मी की छुट्टी में शिमला तो गए हुए ही थे, तो वो क्या करते हैं, जो सचिव होता है ना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, ये प्रस्ताव सुझाव वह अलीगढ़ के जो सचिव होते हैं नवाब मोहसिन उल मुल्क के सामने वे रखते हैं। अब ये तो रखते ही रखते हैं, और नवाब मोहसिन उल मुल्क को दूसरा पत्र नैनीताल के हाजी मोहम्मद से आगा खां से मिलता है और उसमें विधानसभा के विस्तार को लेकर मुस्लिमों की अपनी मांग सरकार के सामने रखने की पेशकश की जाती है। इसमें बात किया जाता है। अब आर्चिबाल्ड ने अपने पत्र में यह सुझाव देता है, मांग पत्र में, कि प्रमुख मुस्लिम प्रतिनिधि के जो हस्ताक्षर हैं वो होना चाहिए, जो आप मांग कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व की मांग, सांप्रदायिकता की मांग। तो उसमें वो प्रस्ताव दिया जाता है सचिव के द्वारा कि क्या होना चाहिए, मुस्लिम प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर, सभी प्रांतों के मुस्लिम प्रतिनिधियों को शामिल करने और पृथक निर्वाचन अथवा मनोनयन की बात की प्रधानता तो देनी ही चाहिए। और साथ में वो बोलते हैं कि क्या होना चाहिए, 4000 मुसलमानों का हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थना पत्र तैयार कर, इन सभी को वो कहते हैं कि आप इस तरह से लाकर आप एक परिचय पत्र या प्रार्थना पत्र आप हमें दीजिए। तो वही 4000 मुसलमानों का हस्ताक्षर के साथ एक प्रार्थना पत्र भी तैयार किया जाता है। ये सभी प्रक्रिया किस लिए हो रहा है, ये हो रहा है लॉर्ड मिंटो के कहने पर, एक मतलब कई मुसलमानों को एक क्या करने का, प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिए, फिर उसको एक सांप्रदायिकता को क्या करने के लिए, संरक्षण देने के लिए, यह सब काम हो रहा है वहाँ पर जाने के बाद। अब क्या होता है, ये सब बात होती है, तब क्या हो जाता है, 4000 मुसलमानों का हस्ताक्षर भी करवाया जाता है नवाब मोहसिन उल मुल्क के द्वारा।
और उसके बाद 35 जो होते हैं मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया जाता और जिसका नेतृत्व आगा खां यहाँ पे करते हैं। अब क्या होता है 10 अक्टूबर 1926 मुस्लिम प्रतिनिधि वायसराय से कहाँ शिमला में मिलता है। अब शिष्टमंडल सांप्रदायिक प्रतिनिधि की मांग की पेशकश करता है। यही मांग इसमें क्या करता है, मुसलमानों के लिए सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान मिले, दूसरा नौकरियों की प्रतियोगी तत्व को समाप्ति की जाए, प्रत्येक उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय में क्या मुसलमानों का न्यायाधीश का पद मिले, चौथा वो नगर पालिका के दोनों समुदाय में प्रतिनिधियों को भेजने का अलग से सुविधा हो, विधान परिषद के लिए मुस्लिम जमींदार, वकील, व्यापार, जिला परिषद। आपको पता होगा ना पहले जो होती थी उस समय का जो होता था इलेक्शन क्या होता था, वो तो प्रत्यक्ष था नहीं, उसमें क्या था जब मुस्लिम से कुछ आरक्षित कर दिया जाता था, मतलब ज़मींदार से, वकील से, यानी इस तरह से लोगों को आरक्षित करके लिया जाता था। तो उसमें भी वो क्या मांगने लगा, यानी उसमें रियायत मांगने लगा। फिर इस तरह से वो मतलब 6 से 7 मांगे रखती है। वायसराय लॉर्ड मिंटो प्रतिनिधि से मिलकर यह प्रसन्नता व्यक्त करती है और उसके उत्तर में एक लंबा पत्र लिखती है। कौन, मिंटो लिखती है, और इस बात को आश्वासन देती है कि जो बात आप जो संरक्षण देने की बात है उसको स्वीकार कर ली गई, और वही स्वीकार ली गई, वही देखने को मिलेगा विधानसभा का मॉर्ले मिंटो जो आएगा 1909 ईस्वी तक निर्वाचन लेकर आएगा वो। अब यहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना का के अनुसार क्या होता है, मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल अंग्रेजों द्वारा बजाई गई एक बांसुरी कहा जाता है, किनके द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत सारे जो मुस्लिम प्रतिनिधि होते विरोध करते, लेकिन अंततः वो उनको दबा दिया था, उनका बात नहीं आ गया था। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर लेटर वायरल होता है। इसी समय एक होता है अंग्रेज, जो मिंटो की पत्नी होती है, एक अंग्रेज अधिकारी मिंटो को पत्नी को पत्र लिखता है कि हमने आज एक बहुत बड़ी काम किया है, यानी एक आज बहुत बड़ा बात हुआ, आज हमने क्या किया है, एक ऐसा कार्य किया है जो युगों युगों तक कायम रहेगा और युगों युगों तक याद किया जाएगा, यानी भारतीय राजनीति में एक चिराग काल तक रहेगा। मैं इसने मतलब कहा गया था इसमें कि 6 करोड़ 20 लाख जो लोगों हैं उसको हमने विद्रोही पक्ष से क्या कर लिया, सम्मिलित होने से, विद्रोही पक्ष में सम्मिलित होने से बचा लिया है। इसमें लॉर्ड मिंटो जो उसकी पत्नी थी मेरी मिंटो, वह इसको एक क्रांतिकारी घटना भी कहती। तो इससे स्पष्ट पता चल रहा था कि ये मुस्लिम लीग जो है बनाया गया था वह अंग्रेजों का संरक्षण उसमें दिया हुआ था। अंग्रेज वो किसी तरह वो चाह रही थी कि जो राष्ट्रवाद का भावना जो उठ रहा है वह अपने विरोधियों से, जो उसके विरोधी में है, जैसे भारत की जो स्वतंत्रता दिलाना चाह रहे थे, उनसे वो उसको अलग कर सके। वैसा ही करता अलग, इस तरह से वो क्या करता है, एक तरह का मतलब वायसराय लॉर्ड मिंटो के निमंत्रण पर भारत में अभिनव मुसलमानों का एक राजनीति में प्रवेश का अवसर भी मिल जाता है। वो पूरी तरह से अब राजनीतिक बनकर उभर जाते हैं। तो इस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो इस तरह से अब क्या, अब देखिए यहाँ पर हो गया, मतलब इस तरह से उसको आश्वासन मिल गया। अब देखिए अलीगढ़ की राजनीति पूरा देश में छा जाता है। अब ढाका बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आंदोलन का गढ़ भी बन चुका था। अब यहाँ पर क्या होता है, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, यही सलीमुल्लाह खां जो बंगाल विभाजन के पहले विरोध में थे, जब विभाजन हो गया तो बंगाल विभाजन के पक्ष में हो गए। मुस्लिम ऑल इंडिया कन्फेडरेसी यानी मुस्लिम कन्फेडरेसी नामक संस्था का निर्माण का सुझाव देते हैं सलीमुल्लाह। अब क्या हो जाता है, मुस्लिम कन्फेडरेसी का सुझाव देते हैं, अंग्रेजों का सहयोग और संरक्षण आश्वासन पाकर मुसलमानों ने एक सम्मेलन किया था। वो सम्मेलन 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को होता है, और इसी सम्मेलन में क्या किया जाता है, अध्यक्ष जो होते हैं उसके नवाब उल मुल्क को बनाया जाता है। अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। यहाँ पे नवाब उल मुल्क को बनाया जाता है, और भारतीय स्तर पर मुस्लिम संगठन की नींव इसी समय डाली जाती है। और इसी में से क्या हो जाता है, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्थापना की बात कही जाती है। और जो मुस्लिम कन्फेडरेसी नामक संस्था जो पहले बनाई गई थी, जिसको रखा गया था, उसे क्या कहता है, यानी उसका जो प्रस्ताव यानी बहुमत उसको नहीं मिलता और वो उसको अस्वीकृति किया जाता है। तो आप कह सकते हैं यहीं से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी स्थापना होती है। नवाब बाकर अलीगढ़ के विद्यार्थियों को उस समय भाषण में यह भी कहा था कि अच्छा ये हुआ कि मुसलमान अपने अंग्रेजों को ऐसी फौज समझे जो ब्रिटिश राज के लिए अपना खून बहाने के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हो। तो इस तरह से इस पक्ष तक चल गया था। अब क्या होता है कि पार्टी का तो स्थापना हो जाता, नाम रख लिया था, उसके कुछ नियम कानून जो उसकी शर्तें हैं उसे बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। तो क्या हो जाता है, 1906 ईस्वी का जो है वह मतलब कहिए प्रथम अधिवेशन का जो अध्यक्ष होते हैं उसके संबंध में कोई स्पष्ट रूपरेखा तैयार नहीं होती। जो संविधान बनाने में वह बनकर तैयार होता है 1907 ईस्वी में। अब वही 1907 ईस्वी में जो बनकर जब तैयार होगा तो जो कराची में होगा वह लीग, उसके अधिवेशन आगा खां के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का ये हो जाएगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, ऑप्शन में सलीमुल्लाह खां भी डाला रहेगा, सलीमुल्लाह खां, नवाब बाकर उल मुल्क भी रहेगा। तो इस ध्यान में रखना है कि क्या परिस्थिति हुई थी, क्यों आगा खां को कहा जाता है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष। तो कितना तो जैसे ही देखेंगे सलीमुल्लाह खां देखेंगे तुरंत मार देंगे। अब ये चीज़ ध्यान रखना हो, सलीमुल्लाह खां जब इस तरह से जब उसको अंग्रेजों के द्वारा क्या हो गया, यह प्रस्ताव मतलब राजनीति में प्रवेश करने का एक अवसर मिल गया, उसे संरक्षण की बात सहमत हो गई, उसे आश्वासन दे दिया गया, उसके बाद ही ना उसकी संरक्षण में एक ढाका के जो नवाब होते हैं
वो बुलाते हैं, एक संस्था का निर्माण का सुझाव देते हैं। वो संस्था का नाम मुस्लिम कॉन्फेडरेसी रहता है, लेकिन फिर बाद में जब देखेंगे कि क्या हो जाता है, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी का वही अंग्रेजों का सहयोग और संरक्षण पाकर एक सम्मेलन बुलाया जाता है, उसका अध्यक्ष नवाब बाकर उल मुल्क करते हैं। चलिए, तो ये समझ गए होंगे मुस्लिम अध्यक्ष का प्रथम अध्यक्ष आगा खां को क्यों और किन परिस्थितियों में किस तरह से कहा जाता है, और क्या क्या ऑप्शन में दे सकता है, क्या क्या नहीं मारना है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखी? देखिए, गीता रहस्य जो ग्रंथ है वो लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब ये बाल गंगाधर तिलक कौन है? याद करिए, बाल गंगाधर तिलक जब दूसरी बार जेल गए थे, प्रथम तो 1897 ईस्वी में गए ही गए थे, क्योंकि वो आपको पता होगा ना, उस समय जो ये था चेचक था, फैल गया था, उसको लेकर जो ब्रिटिशों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था, बहुत सारे नियम ला दिया गया था, बिना किसी की अनुमति के घर में प्रवेश, बहुत सारा का रिस्ट्रिक्शन था, जिससे काफ़ी प्रताड़ित हो रहे थे भारतीय। उसी को लेकर एक क्या करते हैं, अपना केसरी पथ में प्रकाशन भगाते हैं, देश का दुर्भाग्य भी इसी में करते हैं। इसी को लेकर फिर वो चापेकर बंधुओं को फिर इसमें आरोप लगाकर, चापेकर बंधुओं को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसको आरोप लगाकर इनको क्या कर दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है 18 महीना के लिए। तो पहला घटना था। दूसरा, फिर 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में इनको जेल में क्यों बंद कर दिया जाता है? इसमें क्या जाता है, जो ये कांड होता है ना, मुजफ्फरपुर वाला, किंग्सफोर्ड वाला कांड, इसमें प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस होते हैं, यही युगांतकारी होते हैं ना। उसी सम्मेलन को जो इनको क्या करता है, बम फेंकने का काम, लेकिन गलती से जो होता है कैनेडी की, मेरी कैनेडी की मृत्यु हो जाती है, जो भारतीय मतलब लेडीज होती है और उनकी पति की मृत्यु हो जाती है, और जो किंग्सफोर्ड उस पर बम नहीं जाता, उसको लेकर प्रफुल्ल चाकी जो होते हैं वो तो खुद को मार लेते हैं गोली, इससे आघात होकर, और खुदीराम बोस को क्या कर रहा था, शाम होते होते तक गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो उसी को सपोर्ट करने के लिए इनको 1928 ईस्वी में जेल दिया जाता है, जेल कर दिया जाता है, 6 साल के लिए जेल होता है। आरोप लगाया जाता है देशद्रोह, राजद्रोह का आरोप लगाकर इनको किया जाता है। वही जब जेल में होते, मांडले जेल इनको भेजा जाता है, और यहीं पर इनको थोड़ा शांति, क्योंकि राजनीतिक व्यस्तता के कारण कभी इन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन मन में जरूर विचार था कि गीता रहस्य को एक बार पढ़ा जाए, लेकिन समय की कमी के कारण, राजनीतिक में व्यस्तता के कारण, अब यहाँ पर क्या होता है, गीता रहस्य का कहानी स्टार्ट होगा। अब ये क्या कहेंगे, जो तिलक होंगे यहाँ पर क्या करेंगे, ये गीता रहस्य मतलब गीता को पढ़ेंगे। और देखिए, गीता रहस्य जब वो पढ़ते हैं तो उनके सामने बस एक ही चीज़ होता है कि उनका मन में यही होता है, श्रीमद् भागवत गीता कर्म योग को बृहत व्याख्या की, मतलब गीता रहस्य में वो कर्म को प्रधानता रखें। मतलब उनका ऐसा, उनका कि अधिकतर लोग का यही मानना है कि जो गीता रहस्य क्या है, उसमें मतलब ग्रंथ केवल ऐसा जिसमें मोक्ष की ओर ले जाता है, केवल संसार छोड़ देने की अपील की जाती है। यानी जब भी व्यक्ति अवकाश के समय बचता है तो सांसारिक जीवन बिताने के बाद वो क्या करता है, गीता रहस्य लिखता है। लेकिन इस समय की ही ऐसा मांग था, इन्होंने क्या किया, गीता रहस्य को जो लिखा उन्होंने गीता से पढ़कर उसमें कर्म को केंद्र में लाना चाहा। यही मुख्य उद्देश्य था उनका कि कर्म को केंद्र में लाया जाए। और शायद उस समय की भी यही मांग थी, जब देश गुलाम हो तब आप अपने लोगों को मोक्ष की बात नहीं कर सकते। बात तो सही है, तो उस कर्म को लाना चाह रहे थे, वही तिलक ने किया। तो वही बाल गंगाधर तिलक। बोला जाता है कि मतलब एक डर भी था, जो ये बुक लिखे थे ना, मतलब डर भी था कि कहीं ना अंग्रेजों के द्वारा ये जब्त कर लिया जाए। लेकिन बाल गंगाधर तिलक स्पष्ट रूप से कहे थे कि एक एक लाइन, एक एक पंक्तियाँ इस तरह से याद हो गई है कि वो अगर जब्त हो जाने के बाद भी वो लिख देंगे। 5 महीना में पेंसिलों के द्वारा ये गीता रहस्य पूरे इसके लिख दिए थे। कामगाटा मारू घटना क्या है, आइए इसे समझते हैं। कामगाटा मारू गदर पार्टी, गदर आंदोलन। गदर आंदोलन क्या था, जिसमें गदर पार्टी के लोग थे, जिसमें हमने अभी देखा जो गदर पार्टी थे, गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, वह थे अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष केसर सिंह थथगढ़ थे, और महामंत्री लाला हरदयाल। इन्हीं के नेतृत्व में क्या कहता है, सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में 15 जुलाई को गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य यही होता है कि अंग्रेजों को सशस्त्र के माध्यम से भारत से खदेड़ना, भारत से हटाना, भारत को स्वतंत्रता दिलाना। वह समय आता है जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, जब अंग्रेजों को क्या होता है, ज़रूरत होता है सैनिकों का होता है। उसी का फायदा उठाकर वो विदेशों से, यानी जापान से, क्योंकि उस समय जो रहते हैं सोहन सिंह भकना विदेश जापान में होते हैं, वहाँ से अन्य लोगों को आह्वान करते हैं, अगस्त में पूरा रैली देते हैं, रैली निकालते हैं, जनसभा करते हैं कि अब हिंदुस्तानियों को, अब जितनी भी जो हिंदुस्तान है, वह हिंदुस्तान हिंदुओं लोग हैं, वो हिंदुस्तान की ओर लौटें और भारत को जारी जलाने में सहयोग करें। वहीं से एक जहाज़ होता है गुरदीप सिंह के द्वारा, जो सिंगापुर के होते हैं, वो लिया जाता है, और जापान का होता है, किराए पर लिया जाता है, और वो हाँ सिंगापुर से कनाडा के लिए वो जाना जाता है। अब ये आपको माइंड में उठा होगा कनाडा के लिए, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य ये था कि जो इसमें 375 भारतीय थे ना, वो व्यापारी थे, यानी वो व्यापार करना चाह रहे थे। तो उसी को लेकर व्यापार इसलिए ताकि वो क्या कर सके, राष्ट्रीय स्वतंत्रता में, क्योंकि आपको पता होगा ना, बहुत सारे आगे देखिए कि पार्टी फंड के लिए
लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो उसी उद्देश्य से क्या हो रहा था यहाँ पर कि बाद में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता में वो सहयोग प्रदान करें, इसीलिए वो क्या होता है 4 मार्च 4 मार्च को 1914 ईस्वी को वह सिंगापुर के से चलता है और 23 मई को कहिए 23 मई को वो कनाडा के पास में पहुंचता है। लेकिन वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाने के कारण वह क्या होता है वहाँ पर कामगाटा मारू जहाज को रुकने नहीं दिया जाता और भारतीयों को उतरने नहीं दिया था। मात्र 20 से 24 भारतीयों को उतरने दिया जाता, बाकी को मजबूरन ज़बरदस्ती भेज दिया जाता, वापस कर दिया जाता। और यह खबर इंग्लैंड में पता भी चल जाती कि ऐसा ऐसा घटना है। अब यहाँ पर भी 27 सितंबर को 23 या 27 ऐसे ही है ना, 27 सितंबर को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर यह पहुँचेगा। जैसे ही पहुँचेगा अब यहाँ पर पहले ही यहाँ पर मतलब इस तरह का नीति यहाँ पर लगा दिया गया था कि क्या हो सके बंगाल में और पंजाब में क्या कर सके, मतलब ऐसा हुआ था कि कोई भी बाहरी लोग अगर प्रवेश करे तो उसकी तलाशी लिया जाए, है ना, इस चीज़ के लिए लगा दिया। अब यहाँ पर होता है यहाँ पर अंग्रेजों के साथ झड़प हो जाती है, इसमें 20 से 22 लोग मारे भी जाते हैं। गुरदीप सिंह वो अन्य जो होते हैं वो बचकर भाग निकलते हैं, लेकिन जो अन्य जैसे इसके जो अध्यक्ष होते हैं सोहन सिंह भकना अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लेता है, बाकी को सभी को पंजाब ट्रेनों के द्वारा पंजाब लाकर सबके तलाशी ले आते हैं। फिर अब देखेंगे इस तरह से कामगाटा मारू घटना ये था। तो कनाडा का यात्रा पर निकला एक जहाज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही हुआ, कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जहाज था कामगाटा मारू घटना। चलिए, कांग्रेस की प्रार्थना की और याचिका की नीति का अंतर्गत समाप्त हो गई, वह किनके नेतृत्व में, वह बाल गंगाधर तिलक के। यही बाल गंगाधर, याद करिए बाल गंगाधर स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो वह क्या चाह रहे थे, उनका कहना था कि इस तरह से जो कांग्रेस की याचना और उसकी सविनय विनय की जो नीति है वो उससे क्या होगा, हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। उनका मानना था कि मतलब उससे प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं स्वतंत्रता। वो ये इस बात को लेकर कौन, बाल गंगाधर तिलक कह रहे थे। तो उनका कहना था कि स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ है वो क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे जैसे ये जो याचिका है वो याचना की नीति का उन्होंने कड़ा विरोध किया। कौन, बाल गंगाधर तिलक। उनका कहना था कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे मतलब कहिए कि देश में वो पूरे देश में लागू करना चाहते थे। उनका कहना था कि सभी वर्गों को सम्मिलित करके इसे राष्ट्रव्यापी बनाया जाए, लेकिन जो नरमपंथी नेता थे वो चाह रहे थे सिर्फ बंगाल तक ही सीमित हो। उसके बाद दूसरा इनका था कि उग्रवादियों का जो उग्रवादी है मतलब जो भी उनका प्रस्ताव हो सर्वसम्मति से मान लिया जाए, लेकिन नरमपंथी यही थे जो वो चाह रहे थे कि क्या हो, संवैधानिक तरीके से वो माना जाए। तो इसी आंदोलन में मतलब इसी को लेकर थोड़ा क्या होता है दोनों में, नरमपंथी अगरमपंथी। तो फिर आप भी देखेंगे इसी समय में बीच का रास्ता निकाल कर फिर क्या कहता दादा भाई नौरोजी को शांत करके बीच का रास्ता ये निकाला जाता है कि स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट कर दिया जाता है। देखेंगे ना, क्योंकि इसका अध्यक्षता कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं ना 1905 में। फिर देखेंगे स्वदेशी आंदोलन का सपोर्ट करता है, फिर किस तरह से सुरेंद्र बनर्जी भी इसका सपोर्ट करेंगे बहिष्कार में, जो किस तरह से हुआ स्वदेशी आंदोलन के बाद। फिर पहले तो बहिष्कार का नीति अपनाएंगे, फिर उसको परिवर्तन कर स्वदेश का रूप देंगे। तो इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं आगजनी भी देखने को मिल जाता है। तो इससे भी रिलेटेड एक प्रश्न पूछ दिया गया था, शायद आपको याद होना चाहिए। इसमें प्रश्न था, देखिए याद आ जाएगा तो चर्चा कर लेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, तो अंतर्गतवा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में व्यक्ति है और सूची 2 में जनरल है। काफी अच्छा प्रश्न है। अब व्यक्ति कौन कौन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा है, भीकाजी कामा है, एनी बेसेंट है, अरविंद घोष है। उधर जनरल है यानी पत्रिका आज ये अरविंद घोष। अब अरविंद घोष के द्वारा कौन जनरल निकाले, वो वंदे मातरम। याद करिए वंदे मातरम कब और किन परिस्थिति में वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया। तो देखिए वंदे मातरम की अगर आप स्थिति देखेंगे तो याद करिए बाल गंगाधर ये अरविंद घोष का। जब अरविंद घोष क्या होते हैं, जब स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़ते हैं, सपोर्ट करते हैं, जब वो किशनगंज में होते हैं तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ करते हैं। फिर वहीं पर आप उन्हें देखा होगा धोती कुर्ता और चादर भी पहनते हैं। और अगर अरविंद घोष के बारे में भी कहा जाए तो अरविंद घोष ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लिए थे, आपको पता होना चाहिए ना। इनके पिता मात्र 7 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड भेज दिए थे ICS की परीक्षा करने के लिए, और 18 वर्ष की अवस्था में ये पास भी कर चुके थे। मात्र घोड़सवारी के जो होता है उसमें परीक्षण होता, उसे क्या करे थे, मना किए थे, मतलब उसको उसमें बहुत सफलता प्राप्त की, या फिर कहिए कि भारतीय क्रांति में आने के उद्देश्य से वो उसे पास नहीं कर पाए, यही कारण था। तो उसके बाद फिर क्या होता है, और अन्य नेताओं से भी मिलते हैं, आपको पता होगा। फिर बीच में बड़ौदा के जो होते हैं नवाब होते हैं, वो उन्हें अपने प्रिंसिपल के तौर पे भी निजी सचिव के रूप में भी नियुक्त करते थे। अरविंद घोष के बारे में कुछ जान रहे थे, तो वही जब वो क्या करते, स्वदेशी आंदोलन का सपोर्ट करना बांग्लादेश में जो किशनगंज ये किशोरगंज होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय विद्यालय से अलग होकर भी
क्या करते हैं, एक अग्निवर्ष पत्रिका का स्टार्ट करते हैं वंदे मातरम यहीं पर, और इसी के बाद प्रकाशन के बाद वो आप देखेंगे कि नैरेटिव रेसिस्टेंस का भी वो थ्योरी देंगे, जिसमें वो कहेंगे कि अंग्रेजों को क्या होना चाहिए, अविलंब भारत छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करेंगे तब तक उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये भी होता, कभी कभी पूछ देता नैरेटिव रेसिस्टेंस किनके द्वारा दिया गया। दूसरा ये एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट की चर्चा भी कर ही ली हम लोग। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ अब बताइए कॉमनवेल्थ क्या था, पत्रिका था, क्या था, मासिक था कि दैनिक था, तो कॉमनवेल्थ जो था वह साप्ताहिक था, शायद 2 जनवरी 1914 ईस्वी को, और न्यू इंडिया क्या था, वह दैनिक था। अब भीकाजी कामा द तलवार, याद करिए भीकाजी कामा, ये वही भीकाजी कामा जो जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन 1907 ईस्वी में झंडा फहराए थे, पहले झंडा फहराए थे। वही झंडा था जो हरी, पीला और लाल था। हरा में जिसमें 8 सितारों को दिए थे जो 8 प्रांतों को दर्शा रहा था, बीच में वंदे मातरम लिखे थे, और लाल में चांद और तारा दिए थे जो दिखा रहा था हिंदू मुस्लिम की एकता को। तो इस तरह से वो तैयार था, ये किए थे। तो सबसे पहले ये भी पूछा जाता है, जो विदेशों में घूम घूम कर लोगों से वो अपील किए थे कि भारत का सहयोग किया जाए, भीकाजी कामा का भी अहम भूमिका रहता है। तो द तलवार पत्रिका इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। अब बच गया श्याम कृष्ण वर्मा, ये इंडियन सोशलिस्ट, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा यही होंगे। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के जो ज़्यादतियाँ किया जा रहा था उसके विरोध में संघर्षरत रहते हैं। इसी वर्ष इंग्लैंड में मासिक समाचार पत्र द इंडियन सोशलिस्ट निकालते हैं, और बाद में चलकर जेनेवा से भी इसको प्रकाशित किया जाता है। तो चलिए, ये हम लोगों ने जान लिए कुछ व्यक्ति और उसके द्वारा जनरल। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तिलक का होम रूल, याद करिए तिलक का होम रूल 1915-16 में ही तो स्टार्ट हुआ था। तो तिलक का होम रूल क्या हो जाएगा, हुआ हो जाएगा 1916 ईस्वी में। चलिए, उसके बाद कामगाठा मारू घटना कब घटा था, याद करिए कामगाठा मारू घटना 1914 में घटा था। अब भारत में महात्मा गांधी का आपगंध दिया तो 1915 ईस्वी में होता। आगे हम लोग गांधी युग भी पढ़ेंगे जिसमें महात्मा गांधी के भी बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यह शायद आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी क्या हो गया, 1888 ईस्वी में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे, फिर 1888 से 1893 तक वहाँ पर अध्ययन किए। फिर वो क्या किए, अध्ययन के बाद फिर 1893 ईस्वी से, फिर 1893 ईस्वी से फिर वहाँ कहाँ गए, वो कल साउथ अफ्रीका गए। एक था कौन था, एक व्यापारी थे, उन्हीं का केस लड़ने के लिए वो जाते हैं, जिसमें वो उनको अश्वेत का भी सामना करना पड़ता है, श्वेतों का, जिसमें वो फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे हैं तो उनको फेंक दिया था। और भी बहुत सारे घटना है। स्वराज का यहीं पर सबसे पहले वो करेंगे, खोज करेंगे, फिर उस पर चलेंगे, बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। तो ये आप अब कर ले सही क्रम। तो पहला अब देखिए, तिलक 1916, सबसे पहले कामगाटा मारू घटना होगा, 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूरत फूट क्या है, सूरत फूट, अब देखिए आ जाइए। अब ये सूरत फूट किसके हाथ में आ गया था, सूरत फूट के बाद कांग्रेस। देखिए सूरत फूट में क्या हुआ था, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये जो कांग्रेस में जो फूट हुआ गरमदल नरमदल, ये तो इसका जो आप कहिए कि देखने को झलक कम मिला था, ये देखने को झलक मिल गया था 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन को लेकर। बाल गंगाधर तिलक किस तरह से याचना, सविनय विनय का जो कड़ा विरोध किया था स्वदेशी आंदोलन के लिए, उसमें उन्होंने कहा था कि वह स्वदेशी आंदोलन को पूरे राष्ट्रव्यापी बनाना चाह रहे थे, यानी राष्ट्र के सभी धर्मों को, लोगों को शामिल कर राष्ट्रव्यापी बनाना चाह रहे थे। लेकिन नरमदल है जो उसे कहाँ तक, बंगाल तक ही सीमित रखना चाह रहे हैं। और दूसरा उग्रवादी चाह रहे थे कि हमारी बातों को क्या किया जाए, मतलब तुरंत मान लिया जाए, और वो चाह रहे थे गर्मपंथी की संवैधानिक रूप से माना जाए। तो इसी को लेकर वहाँ पर देखने को मिल जाता। लेकिन फिर क्या होता, अंततः फिर स्वराज आंदोलन का सपोर्ट कर थोड़ा सा मैटर को शांत किया था। फिर 1906 में ईस्वी देखिए, वहाँ पे भी क्या नरमपंथी चाहते थे कि जो भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता है लाला लाजपत राय या कौन करें, बाल गंगाधर तिलक करें। और इधर चाह रहे थे कि रास बिहारी बोस, अंततः किनको बना दिया था, दादा भाई नौरोजी को बना दिया था। और यहीं पर दादा भाई नौरोजी को जब बना दिया जाएगा तो क्या होगा, याद करिए, दादा भाई नौरोजी जैसे बनेंगे तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्हीं के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। अब उसके बाद 1907 ईस्वी फिर वही होता। अब गर्मपंथी चाहते हैं कि नागपुर में हो अधिवेशन, नरमपंथी चाहते हैं सूरत में हो, लेकिन होता है नरमपंथी के अनुसार ही सूरत में ही होता। अब सूरत में क्या होता, अब सूरत में जब होगा तो उसमें अध्यक्षता कौन करेंगे, इधर चाहते हैं कि लाला लाजपत राय करें, लेकिन नरमपंथी चाहते रास बिहारी बोस, तो रास बिहारी बोस ही करते हैं। अंततः तो सूरत के फूट के बाद कांग्रेस का जो किसके हाथ में थे, वह नरम दल के ही हाथ में थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, इसमें सोचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, चलते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है कथन किसका है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन है अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। अरविंद घोष का कहना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता, ये 3 जो स्वतंत्रता है काफ़ी उपयोगी है ना। अरविंद घोष इनके द्वारा कहा गया। तो उनका कहना था कि
व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है राष्ट्रीय चेतना की जागृति का मार्ग है। इसके अनुसार विदेशी शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होगा तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त होगा, जो कि यह संभव नहीं। तो वही है, तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राणवायु यह कहा गया था अरविंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? काफी अच्छा प्रश्न, याद करिए राष्ट्रीय शोक दिवस कब? बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन कब होता है? बंगाल विभाजन तो करजन पहले से ही मन बदला है, इतना बार वो दौरा करता ही है बंगाल का, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ करने जा रहा है। तो बंगाल विभाजन जो होता है 16 अक्टूबर को लागू होता है, 19 अक्टूबर से प्रभावी होता है। तो वही 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के दिन क्या कहता है? शोक दिवस मनाया जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसमें राखी दिवस के रूप में मनाने का प्रोत्साहन दिया जाता है। लोग हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे को राखी भी बांधते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कब होती है? शामिल होती है 1914 में। ये शामिल इसलिए होती है क्योंकि यह अन्य राष्ट्रों के तौर पर, अन्य देशों के तौर पर भारत में भी क्या करती, होम रूल आंदोलन चलाना चाहती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो ब्रिटिश उपनिवेश थे जहाँ पे क्या हुआ था, डोमिनियन स्टेट की स्थापना हुई थी। ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन सभी स्थानों में। तो उसी को भारत में भी वो चलाना चाह रही थी। तो उसको ये पता था कि भारतीय राष्ट्रीय, मतलब ये चीज़ पता चल गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक पर्याय बन चुकी है। तो इसलिए वो क्या हो के शामिल हुए। फिर आप देखे हुए किस तरह से वो गरम दल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाना चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जब तक सभी दलों का सपोर्ट सभी लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो और ये भी बात पता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो क्या हो चुकी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पर्याय बन चुकी है। तो वह उसमें मिलाने के भी हम 15 में भी प्रयास करती है। हालांकि 15 में उनको आश्वासन मिल जाता है, 14 में जो प्रयास करती है गरम दल को किस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सम्मिलित करने में, उसमें असफलता मिलती है। क्योंकि उधर जो कौन होते हैं, रास बिहारी बोस होते हैं, वो अन्य बंगाल गरमपंथी नेता, वह कांग्रेस को क्या करते हैं, अपनी तरफ रखने में वो कायम रहते हैं, यानी उनको शामिल गरम दल वाले को नहीं होने देते। तो ये करता अध्यक्षता कब की गई थी? प्रथम अध्यक्षता कलकत्ता 1917 में किया गया था। अब देखिए प्रश्न है, 1917 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी में किया गया था, सम्मिलित किया गया था। एनी बेसेंट का अध्यक्ष बनी थी। और पहली प्रश्न ये काफ़ी अच्छा है, पूछा भी जाता है, भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? यही थी श्रीमती एनी बेसेंट थी, पहली महिला अध्यक्ष, जो 1917 में कब बनी थी? कलकत्ता में बनी थी। कभी कभी तो यहाँ तक पूछ दिया जाता है, जो अधिवेशन हुआ था, अब दे देगा 17 में कलकत्ता दे देगा, मुंबई दे देगा, सब 17 ही रखेगा। तो यह भी ध्यान में रखना, वो 17 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक? यही है विंस्टन चिरोल। अब विंस्टन चिरोल के बारे में हम लोगों ने अभी नहीं देखा। वेलेंटाइन चिरोल जो एक ब्रिटिश पत्रकार होता है, विपुल लेखक होता है, इतिहासकार होता है, राजनीतिज्ञ होता है। पहली बार 1895 ईस्वी में कर्जन से कहाँ मिलता है? कर्जन से मिलता है। फिर 1903 ईस्वी में वो फारस की खाड़ी घूमने के लिए रवाना होता है। फिर वहीं वो मिलेगा, कौन कौन चलेगा, ये क्या कहते हैं, देखिए ना, हाँ रवाना होगा वहाँ से वो, और कर्जन रहेगा और अन्य भी रहते हैं, वो सभी मिलकर फारस की खाड़ी भी घूमेंगे। और यहीं पर विंस्टन चिरोल के द्वारा किसको, तिलक को भारतीय शांति का जनक। मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? चलिए आइए इसे भी हम लोग समझते हैं। मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड, ये किंग्सफोर्ड एक अत्याचारी मतलब कहिए कि था, मतलब ये जो था ना क्रांतिकारियों का एक समझिए विरोध, मतलब काफ़ी विरोध था इनको लेकर। इसको क्रूर मजिस्ट्रेट के रूप में जानता था, मतलब इस तरह से वो देता था ना लोगों को यातनाएं, इस तरह का सजा, इसको लेकर काफ़ी चर्चा में था किंग्सफोर्ड। तो इसके मद्देनज़र को देखते हुए ब्रिटिश को भी पता हो गया था कि इसको क्या कर रहा था, पदोन्नति कर रहा था। इसको कलकत्ता का जो न्यायाधीश से मुजफ्फरपुर का सत्र न्यायाधीश बनाकर पदोन्नति पर भेज रहा था, वो 1908 ईस्वी में। अब क्या हो जाता है इसमें, जो क्या होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, जो आपको पता होगा कि ना, क्रांतिकारी जो संगठन बनाया, जैसे अभिनव भारत हो गया, फिर उसके बाद हो गया अनुशीलन समिति हो गया। तो उसी के द्वारा क्या किया जाता है, युगांतर समिति के द्वारा एक गुप्त बैठक किया जाता है, जिसमें किंग्सफोर्ड के मारने की बात हो जाती है। इसके लिए सिलेक्ट किया जाता है प्रफुल्ल चौकेर खुदीराम बोस को। तो वही जाते हैं, वो वहाँ जाएंगे, शायद वो मुजफ्फरपुर था, आपको पता होगा बिहारी में है। फिर वो रैकिंग करेंगे, पहले ही जाएंगे रैकिंग करेंगे। फिर 1908 ईस्वी को जब उनकी बागी निकल रही होती है तब उन पर बम फेंका जाता है। और मिस्टेक से बम है जो यह मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड पर न जाकर उनके पीछे वाले बगही पर गिर जाता है, जिसमें मिस्टर कैनेडी और उनकी मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। जो अब आपको ये दोनों जो हैं, जो भारतीय जो स्वतंत्रता होते हैं, भारतीय जो आंदोलन होता है, उसमें ये काफ़ी दिलचस्पी रखती है। तो प्रफुल्ल चौकी तो काफ़ी आघात हो जाते हैं, प्रफुल्ल चौकी आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को शाम तक में गिरफ्तार कर लिया था। तो ये था मुजफ्फरपुर कांड। इसी कांड के बाद फिर होगा मनिकतुल्ला वाला होगा,
कलकत्ता के मनिकतुल्ला गार्डन में छापा पड़ेगा, और जैसे ही छापा पड़ेगा तो यह जो क्या करेगा, अलीपुर संयंत्र के नाम से आएगा। इसी में अरविंद कुमार घोष और परिंद कुमार घोष और अन्य लोग पकड़ाएंगे, क्योंकि ये कहाँ पर ऐसा मतलब ब्रिटिशर्स को ऐसा सूचना मिलता है कि जो गुप्त क्रांतिकारी लोग हैं वो हथियार चलाने, बारूद बनाने का काम करे, उसी लेकर वो छापा डलता है। तो आप देखेंगे फिर बाद में किस तरह से अरविंद घोष एक क्या होते हैं, क्रांतिकारी से एक बाबा बन जाते हैं, यानी कहिए कि साधु बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? अब बंगाल विभाजन का रद्द कब होता है? अब ये भी प्रश्न पूछता है, बंगाल विभाजन जैसे रद्द हुआ स्वदेशी आंदोलन भी खत्म हो गया, तो वह होता है 1911 ईस्वी में, वही 23 दिसंबर को जॉर्ज पंचम के द्वारा। और उस समय ये जो होते हैं कौन होते हैं, वायसराय होगा, 1911 की बात है ना, तो 1911 में जो होगा वायसराय कौन होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किंग वायसराय हार्डिंग होगा, हाँ, तो लॉर्ड हार्डिंग तो लिखा हुआ ही है। लॉर्ड हार्डिंग जॉर्ज पंचम होते हैं, उस समय सम्राट आते हैं भारत के। उस समय एक और व्यक्ति होते हैं जो शामिल होते हैं, सचिव होता है, लॉर्ड क्रू भी शामिल होता है, तो ध्यान में रखिएगा। 1911 ईस्वी के बाद फिर कलकत्ता, दिल्ली भारत का भी राजधानी 1912 ईस्वी में क्या कहता है, इसके बाद जैसे ही होता है ये, मतलब उसी समय ये हो जाता है, मतलब घोषणा, लेकिन वो किया जाता है आधिकारिक रूप से 12 में किया जाता है। फिर इसी समय देखेंगे कि बंगाल से उड़ीसा और बिहार को भी अलग किया जाता है 22 मार्च 1912 ईस्वी को, तो प्रश्न वहाँ से भी बनती है। नेक्स्ट देखेंगे 78 में, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष के बचाव किस वकील ने किया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और आपको पता होगा ये अलीपुर बम कांड जो हुआ था, जिसमें अभी हम लोगों ने देखे थे, ये बम कांड क्या था, थोड़ा समझिए। क्या होता है कि कलकत्ता के मनिकतुल्ला गार्डन में ब्रिटिशर्सों के द्वारा छापा मारा जाता है, यानी कि जिसको जो भी कहिए कि मतलब छापा ही मारना कहिए, जो भी कहिए, है ना, पुलिस के द्वारा छापेमारी की जाती है। और उसमें बात ये पता चलता है कि बहुत कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा हथियार चलाने, बारूद बनाने का काम चल रहा है, यानी गुप्त हथियार और गुप्त बारूद का काम चल रहा था, उसी को लेकर छापा डालता। उसी में से अरविंद कुमार घोष के साथ में अन्य बरिंद्र कुमार घोष भी, इनके भाई भी पकड़ाते हैं, और अन्य लोगों को पकड़ लिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, अरविंद कुमार घोष जब होते हैं तो यह जो कार्रवाई होता है अलीपुर बम संयंत्र, यह 126 दिनों तक चलता है, और उसमें जो होते हैं अरविंद घोष का जो होते हैं पक्ष के वकील, वह होते हैं सीआर दास। तो वही सीआर दास जो क्या करते हैं, जिन्हें देशबंधु भी कहा जाता है ना, चित्रबंधु, तो ये चित्ररंजन दास होते हैं। तो इन्हीं के द्वारा क्या कहता है, चित्ररंजन दास के द्वारा उनके वकील के रूप में 9 दिनों तक वक्तव्य करते हैं, मतलब करिए अपने आर्थिक नुकसान पहुंचाकर भी इनका केस लड़ते हैं। और इसमें बहुत सारा गवाह भी होता है, गवाह भी आता है, गवाह को भी मार दिया जाता है। उन्हें इस तरह से 126 दिन में से 9 दिन वक्तव्य सीआर दास करते हैं, और अपनी आर्थिक हानि उठाकर भी क्या करते हैं, इस अरविंद घोष कर बचाव करते हैं। वही 1 साल बाद फिर वो जेल से वो निकलते हैं, 1909 ईस्वी में निकलेंगे। उसके बाद फिर वो उस तरह से फिर तो वो पांडिचेरी में चले जाएंगे, ओलिविया आश्रम का स्थापना करेंगे। तो ये घटना था अलीपुर संयंत्र कांड का। वो वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न, याद करिए, अभी चर्चा किए थे कि यह प्रयास क्या होती है। जैसे ही वो इंग्लैंड से दौरा कर कर आती है, कौन, एनी बेसेंट, वह भारत में भी क्या करती है, होम रूल लीग स्थापना की के बारे में सोचती है और करना चाहती है। इसके लिए वो चाहती है कि सभी लोगों का सपोर्ट मिले। इसके लिए वो चाहती है कि गरम दल को क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। उसको लेकर वो कार्यरत 14 से ही रहती, सफलता हालांकि नहीं मिलता, क्योंकि फिरोज साहब वो अन्य नेता जो होते हैं वो कांग्रेस को अपनी तरफ सहमत करने में एग्री हो जाते हैं, इसके कारण वो नहीं बनता। 15 में क्या होती है, आश्वासन मिलता है, बोला जाता है, तो 1915 ईस्वी में सहमति होती है। फिर 1916 ईस्वी में किस तरह से जो होम रूल लीग का जो होता है प्रदर्शन किया जाता है, जिस तरह से आप देखेंगे किस तरह से स्पेशल ट्रेन के द्वारा पूरे भर भर कर इसको होम रूल ट्रेन कांग्रेस स्पेशल के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक अपने शक्ति प्रदर्शन का यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे किस तरह से गरम दल को, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को, यानी गरम दल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल किया था, वो एनी बेसेंट के प्रयास से ही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जाता है। ये 1916 ईस्वी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1916 ईस्वी में और भी चीज़ हुए थे जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था, है ना। वो चीज़ें कौन थी? जैसे एक स्पेशल चीज़ हम लोगों ने देखा था कि जिसमें इस अधिवेशन में क्या हुआ था, राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस के द्वारा लखनऊ अधिवेशन में, जिसमें आपने देखा ना कि स्पेशल एक ट्रेनी को पूरा रचित कर लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 81 में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता ही होगा 16 अक्टूबर 1905 को क्या था, इस दिन बंगाल विभाजन किया गया था। और इस बंगाल विभाजन जो किया गया था
फिर उसके बाद देखेंगे ना, इसी समय राष्ट्रीय शोक दिवस भी मनाया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस के रूप में भी इसे मनाया गया था। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी भी बांधे थे। बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन 1 और कथन 2, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। बाल गंगाधर तिलक, कथन 1 में कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल किए। आप देखेंगे जन सामान्य करने का काम तो पहले भी किए थे, लेकिन जब जेल से वो निकले 1914 में, थोड़ा तरीका को बदले, है ना। वो ये चीज़ मतलब ध्यान में रखे हुए थे कि क्या है, उनको ये पता हो चुका था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक पर्याय बन चुकी है, तो वो चाह रहे थे किसी तरह उसमें शामिल होना, नहीं उसके भी हितों को ध्यान में रख रहे थे। वो उस तरह सा विरोध नहीं कर रहे थे जो क्या कर सके, मन मुटाव पैदा कर सके। तो बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य विस्तारित करने का, होम रूल लीग आंदोलन में भी आप जाइए, देखिए किस तरह से वो गाँव कस्बे गाँव में जा जाकर लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से हमें भारतीय मतलब अंग्रेजों को हमें उसके धर्म से हमें कोई अवहेलना नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत इस बात से कि वो भारतीय हित में काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को भाषण दे देकर वो प्रेरित कर रहे हैं। फिर है ऑप्शन कथन 2 में है, तिलक ने दक्कन में आपातकालीन लोगों के लिए स्वयंसेवक का एक दल संगठित किया। हाँ बिल्कुल सही बात है कि वो दल का गठन किए थे, लेकिन क्या, अब देखिए प्रश्न में आइए, ऑप्शन में क्या कह रहा है, दोनों कथन वैशिष्ट है, सही है। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं। चलिए देख लेते हैं। कथन तो दोनों सही है। एक में है कि राष्ट्रवाद की भावना को जनसामान्य करने का, विस्तारित करने का प्रसार किया, राष्ट्रवाद की भावना को जनसामान्य के बीच विस्तारित करने का, हाँ जनसामान्य के बीच विस्तारित करने का वो कार्य किए, लेकिन किए तो क्या, मतलब तिलक ने अकाल काल पीड़ितों सहायता को स्वयंसेवक का दल संगठन, हाँ दल का संगठन किए, लेकिन क्या एक और मतलब कथन 1 कथन 2 का सही स्पष्टीकरण है, नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि ऊपर में कहा जा रहा है कि वो क्या किए, राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य करने का, विस्तारित करने का प्रयास किए थे। तो प्रयास किसके द्वारा कर सकते हैं, या तो वो पत्रिका के द्वारा कर सकते हैं, लोगों के द्वारा जागरूक कर सकते हैं, जा कर कर सकते हैं। उसमें से जो कमियां हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा जो किया जा रहा है उससे संबोधन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक अलग है मुद्दा, यहाँ पर है कि अकाल पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए, तो ये तो इनका व्यक्तिगत इस तरह से जो डिसीजन है। तो कथन दोनों सही है, लेकिन कथन क्या है, कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगर वही रहता कि जन सम्मान करने के लिए उन्होंने पत्रिका के द्वारा उन लोगों को भी जागरूक किया जो इससे अवगत थे, तो वो प्रश्न उठता है ना। तो लेकिन प्रश्न कुछ और था कथन, इसलिए दोनों सही, लेकिन कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण। चलिए आइए 83 में देखिए, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ काम किया। काफ़ी अच्छा प्रश्न। एनी बेसेंट है जो होम रूल के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया, बिल्कुल की। अब देखिए किस तरह से गरम दल को कांग्रेस में लाने के लिए उन्होंने 1914 से ही प्रयासरत किया, लेकिन सफलता 1915 में मिली और 16 में जाकर शामिल कर लिया गया। तो ये तो 16 में क्या हुआ कि सिर्फ कांग्रेस आया, नहीं मुस्लिम लीग को भी आया, उसमें सफलता मिली। फिर होता एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। वह ये चीज़ महसूस किए, क्योंकि उनको पता था कि यह सफलता तभी मिल सकता है जब आम लोगों को, हर एक समुदाय के लोगों को ये चीज़ प्राप्त हो जाए कि स्वयं का शासन होना चाहिए। तो इसीलिए तो उन्होंने क्या किया, गरम दल को भी एक किया और मुस्लिम लीग को भी एक किया, यानी एक केंद्र बिंदु पर लाया। तो कथन 2 तो कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है ही है, और कथन दोनों सही है। तो हो जाएगा क्या, दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 84 में देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। अब काकोरी कांड समझिए, काकोरी कांड क्या होता है इसे समझते हैं थोड़ा, कब और किन परिस्थितियों में ये होता है। अब देखिए बात है 1922 से, थोड़ा समझिए 1922 ईस्वी में क्या होता है। 1922 ईस्वी में गया में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता CR दास करते हैं। आपको पता होगा ना, CR दास करते हैं, और CR दास अध्यक्षता करते हैं। और इनका जो मन था वो ये केंद्रीय परिषद में, विधान परिषद में जाने का था, लेकिन यहाँ पर गांधी जी और अन्य के द्वारा क्या कहता है, इस प्रस्ताव को पास नहीं किया जाता, यानी वो इसका विरोध करते हैं। अब यहाँ पर CR दास को मन था, अब क्या हो जाते हैं, अब इससे अलग होकर जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन करेंगे। कौन, CR दास और मोतीलाल नेहरू। अब इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स के बनाए हुए जो क्या है संरचना, उसमें घुसकर उसका विरोध करेंगे, इनका ये मानना था। तो यही करते हैं। फिर 1923 ईस्वी का जो क्या होता है, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, अब 1923 ईस्वी में जो होता है ये शायद होता है दिल्ली में होता है, जहाँ तक हम सही बोल रहे हैं, एक बार आप भी मिला लीजिएगा, है ना।
ये क्या होगा, ये होता है मतलब 1923 ईस्वी का दिल्ली में विशेष अधिवेशन, उसी कांग्रेस अधिवेशन में। अब यहाँ से कुछ उस अधिवेशन से जो कुछ जो रहेंगे नौजवान रहेंगे वो थोड़ा असंतुष्ट होंगे। असंतुष्ट होकर नवयुवक अब क्या करेंगे, वो अलग पार्टी बनाने का निर्णय लेंगे। देखिए किस तरह से स्टार्ट हो जाता है अलग अलग पार्टी बनाने का। तो यहीं से कुछ 1923 ईस्वी का जो दिल्ली अधिवेशन होगा वहाँ से कुछ नवयुवक असंतुष्ट होंगे। अब वो क्या करेंगे, अलग राजनीतिक बनाने का काम करेंगे। उसमें क्या होंगे, लोकतंत्र मतलब वही जो होगा, मतलब जो भी कहिए कि लोकतंत्र का नाम पर जो लूट तंत्र हावी था उसे वो हटाने का काम करेंगे। एक तरह से कहिए सशस्त्र माध्यम से वो हटाने का काम करें। अब वहीं पर लाला हरदयाल उन दिनों ब्रिटिश विदेश में रहकर हिंदुस्तान के स्वतंत्रता कराने की रणनीति बना रहे थे। अब लाला हरदयाल के ही कहने पर कौन ये देखिए ना, ये कौन होते हैं, हाँ राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में, राम प्रसाद बिस्मिल को वो कौन कहते हैं, लाला हरदयाल क्या करते हैं, प्रस्ताव देते हैं और एक तरह से सलाह देते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, फिर स्वामी स्वामदेव के समय में संपर्क में आते हैं। फिर लाला जी ने वही जो लाला हरदयाल थे वह बिस्मिल को क्या करते हैं, सचिंद्र नाथ सन्याल या यदु गोपाल मुखर्जी से मिलकर नई पार्टी का संविधान बनाने को तैयार करते हैं। अब वही राम प्रसाद बिस्मिल क्या करेंगे, अगले दिन कानपुर जाएंगे और जो सचिंद्र नाथ सन्याल रहेंगे उनके घर पर इस पार्टी का संविधान तैयार किया जाएगा, यानी रूपरेखा जो होगा। अब उस पार्टी का नाम दिया जाएगा HRA। तो हम लोगों ने समझा नहीं किस तरह से HRA का निर्माण होता है, किस तरह से 1923 ईस्वी में क्या होता है, दिल्ली का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में नवयुवक असंतुष्ट होकर नए पार्टी बनाने का गठन करते हैं, जिसका नेतृत्व हरदयाल के द्वारा क्या था। उस समय वो विदेशों में रहकर क्या करते हैं, स्वतंत्रता के लिए विदेशों को एकजुट, विदेशों में रहकर एक रणनीति बना रहे होते हैं। अब राम प्रसाद बिस्मिल को ये सलाह देते हैं, प्रस्ताव देते हैं। अब वहाँ पर सत्येंद्र नाथ सन्याल और यदु जो भी रहेंगे, मतलब यदु गोपाल मुखर्जी से मिलेंगे, अगले दिन कानपुर पहुँचेंगे। अब उनके घर में तैयार होगा, उसका नाम होगा HRA। अब यही HRA होता है। हालांकि HRA फिर उसके बाद और भी घटना करता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि थोड़ा क्रांतिकारी संगठन होता है ना, इसके लिए लोग इसको चंदा देने में भी मुकरते हैं। तो वही अपनाते हैं, मतलब लूटपाट ये सब का फंड होता है, क्योंकि पार्टी फंड तो चाहिए ना चलाने के लिए। तो इस तरह की प्रवृत्ति अपनाते हैं। अब क्या होता है, 9 तारीख को एक अचानक मीटिंग होता है, इमरजेंसी मीटिंग कहिए, तत्काल मीटिंग कहिए, वह राम प्रसाद बिस्मिल के घर पर होता है। और इस मीटिंग में क्या होता है, इस मीटिंग में मतलब यह डिसीजन लिया जाता है कि सरकारी खजाना को लूटना, सरकारी खजाना को लूट कर और उस सशस्त्र के माध्यम से अंग्रेजों को खदेड़ कर भारत से बाहर निकालना, यही इसमें डिसीजन होता है। वही अगले दिन 9 अगस्त को 1925 ईस्वी को जो होते हैं ये कौन सा होता है, ये ट्रेन होता है, देखिए ना थोड़ा सा, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर है ना, 8 होता है, 8 सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। जैसे ही वो कानपुर से आगे बढ़ती है तो वहाँ पर क्या होता है, उसके बाद जो ये इनके द्वारा अशफाक उल्ला खां होते हैं, अशफाक उल्ला खां के द्वारा चैन खींचकर उसको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और एक पेटी जो होता है नीचे गिरा दिया जाता है, जो पैसों वाली पेटी होती है। और उसके साथ में ये होते हैं मनवम नाथ भी, गुप्त भी होते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, जल्दी से वो पेटी को तोड़कर, यानी कि जब वो तोड़ने लगते हैं, इनके साथ में एक और आपको पता होना चाहिए, जो कांड होता है ना, इसमें जर्मनी के बने 4 पिस्टल भी होते हैं, मोजर भी होते हैं। वो मोजर काफ़ी आधुनिक होते हैं। आप सोच लीजिए उस समय का जो 4 मोजर था वो इस समय का AK-47 इतना क्या था, मतलब प्रचलित था, लोगों के बीच में डर था, खौफ था, उस टाइप से था। क्योंकि उसको आप क्या कर सकते हैं, जो जर्मनी मौजर था उसको आप कुंदा लगाकर उसमें मतलब अथी की तरह भी यूज कर सकते थे उसको, क्या बोलिएगा उसको, बड़ा बड़े बंदूक की तरह उसको भी यूज किया जाता। तो वो भी था, काफ़ी खौफ था, वो लिए हुए थे, सभी लोग थे, है ना। तो इस प्रकार से असफुल्ला खां क्या होता है, असफुल्ला खां अपना जो मौजर होता है वह मनमथ नाथ गुप्ता को पकड़ा देता है और हथौड़े से बक्सा को तोड़ने लगते हैं। और मनमथ नाथ गुप्त उत्सुकता में उनसे फायरिंग हो जाती है, यानी ट्रिगर दब जाता और एक व्यक्ति को लग जाता, उनके मौके पर मौत हो जाते। सिर्फ बस जो बक्सा तोड़ने के बाद जो चांदी के सिक्के नोट है वो सब जो मिलता है चमड़े के थैले में चादरे में बांधकर वहाँ से निकलते हैं। और निकलने के दौरान एक चादर छूट जाता है, और यही चादर है जो उनको इस षड्यंत्र में पूरा पता चल जाएगा। उस षड्यंत्र को पता पूरा खुफिया विभाग के द्वारा पता लगाया जाता है। अब इसमें क्या हो जाता है, जैसे ही पता चलता है तो 26 सितंबर 1925 ईस्वी को 40 लोगों के विरुद्ध अवरुद्ध किया जाता है और गिरफ्तार किया जाता है। अब इस तरह से आप देखेंगे गिरफ्तारी होती है। और इस गिरफ्तारी के बाद 22 अगस्त 1927 ईस्वी को डिसीजन आता है, जिसमें से आप देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहाड़ी को, अशफाकुल्ला खां को और ठाकुर रोशन सिंह को, सभी को फांसी की सज़ा होती है। उम्र कैद के साथ साथ में फांसी होती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। हालांकि इसमें जो मुख्य दोषी 40 लोग होते हैं ना, 40 लोग को फिर छोड़ दिया जाता है,
मुख्य दोषी 10 ही लोग को माना जाता है, 14 लोग को रिहा कर दिया जाता है, बाकी कुछ 5 साल 10 साल इस टाइप से सजा दिया जाता है। तो मुख्य जो आरोपी 10 होते हैं, उस 10 में से जो होते हैं इन 4 को फांसी दिया जाता है। उसमें एक साथ चंद्रशेखर आज़ाद भी होते हैं, लेकिन वो फरार होते हैं, तो उनको वही होता है, वो नहीं मिलते। तो ये देखिए, तो अब हम लोग जानेंगे जो ये होगा राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, तो ये बिल्कुल हैं राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल। अशफाकुल्ला खां, ये तो था ही, वो बक्से को तोड़ने में और लूटने में इनके अहम योगदान थे। राजेंद्र लहाड़ी, ये भी थे ही। तो इन तीनों को फांसी की सज़ा हो जाता है, और जो बच निकलते हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद रहते हैं, है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना है। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ में मुरारी केशव, ये सभी जो होते हैं ना, वो नहीं पकड़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ थे हम लोग। अच्छा, इधर थे ना। तो इसमें हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद जो फांसी की सज़ा से बच गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 85 में, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व जो दिल्ली में किनके द्वारा, ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा ये सैयद हैदर रजा खां। अब दिल्ली के अलावा भी जो स्वदेशी आंदोलन था और भी जगहों पर उसको मतलब लागू करने का था ना, गर्मपंथी का तो यही था ही कि इसको क्या किया जाए, पूरे राष्ट्र में लागू किया जाए, यानी सभी धर्मों को लोगों को शामिल कर इसको राष्ट्रव्यापी बनाया जाए। तो आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक उस समय किस कहानी तो बम्बई में नेतृत्व कर रहे हैं, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ये दोनों कहाँ कर रहे थे, पंजाब में कर रहे होते। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हो सकता है दिल्ली पूछ दे, पंजाब के बारे में पूछ दे, हो सकता है बम्बई के बारे में पूछ दे। जो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में बंगभंग के बाद आरंभ हुआ और 1911 ईस्वी में जाकर वो खत्म हुआ। नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था। अब देखिए तत्कालिक कारण तो आपको तो स्पष्ट पता हो जाना चाहिए क्यों हुआ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल, यही तो था तत्कालिक कारण। अगर बंगाल विभाजन नहीं होता, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट थोड़े होता। स्वदेशी का अर्थ ही क्या, क्यों स्टार्ट किया गया था इसका, जिसका अर्थ था देश, मतलब अपने देश का क्या करना, सामानों को यूज करना। इस रणनीति का लक्ष्य यही था कि ब्रिटेन माल का बहिष्कार करना तथा उसे आर्थिक रूप से हानि पहुंचाना, यानी आर्थिक हानि पहुंचाना। भारत के लोगों को क्या करना, भारत के सामानों को यूज करेंगे तो भारतीय रोजगार का बढ़ावा मिलेगा, यही उद्देश्य था इसका। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी, जिसका प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप, काफ़ी अच्छा, वो अफगानिस्तान में बना था, एक ही बार बना था, 1904 था या 1905 था शायद, थोड़ा सा एक चीज़ों को देख लीजिएगा। 1905 नहीं, 1915, सॉरी 1915 में बना था ये ना। 1 दिसंबर 1915 ईस्वी को काबुल के अफगानिस्तान में ये क्या होता है, सरकार बनती है। इसमें भारतीय राष्ट्रवाद हितों द्वारा स्थापित एक अंतिम सरकार होती है। उद्देश्य यही होता है कि जो इसके अन्य देश होते हैं, जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, इन सभी से समर्थन प्राप्त कर भारत की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाना, यही उसका मेन उद्देश्य होता है। जिसमें आप देखेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति बनाया जाता है, उसके बाद मौलाना बरुकतुल्ला को पीएम बनाया जाता है। तो यह भी ध्यान में रखना, वो अफगानिस्तान हो जाएगा। 88 में देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके कारण नरम और गरम दल का उद्भव हुआ। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, नरम और गरम दल का उद्भव किसके कारण हुआ, तो याद करिए वह क्या था, वह स्वदेशी आंदोलन ही था ना। क्योंकि याद करिए जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो यहीं पे क्या होता है, वो पल होता है जिसमें क्या होते हैं, बाल गंगाधर तिलक याचना अनुनय विनय की नीति का कड़ा विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे क्या किया जाए, पूरे देश में लागू किया जाए। उनका मानना था कि सभी धर्मों को सम्मिलित कर इसको राष्ट्रव्यापी बनाया जाए। लेकिन नरम दल वाले चाहते थे कि यह बंगाल तक ही सीमित रहे। उग्रवादी चाहते थे कि उनको तुरंत उनके बातों को मान लिया जाए। लेकिन जो नरम पंथी थे वो चाहते थे संवैधानिक रूप से इसका क्या किया जाए, पालन किया जाए। तो इसके लेकर वो फिर क्या हो जाता, स्वदेशी आंदोलन को मान लिया जाता है। देखेंगे बंगाल में जो उसको करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी, उनको फिर सुरेंद्र बनर्जी भी उसका नेतृत्व करते हैं बहिष्कार का आंदोलन का, है ना। तो ये होता है। उसके बाद फिर वहीं से फूट पड़ता है। फिर 1907 ईस्वी में देखेंगे वो स्पष्ट झलक जाता है कि दोनों अलग हो जाते हैं। 1889 में देखिए 1904 में क्रांतिकारी संगठन। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा कि गरम दल नरम दल का उद्भव हुआ। तो उद्भव तो हो गया था किसमें, स्वदेशी आंदोलन के, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। 1904 में नेक्स्ट प्रश्न, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन किया गया था। तो अभिनव भारत अभी हम लोग चर्चा किए कि जो अभिनव भारत है, बी डी सावरकर और गणेश सावरकर वो किस में थे, अभिनव भारत में थे। हाँ बिल्कुल अभिनव भारत में थे। हुआ 1999 ईस्वी में नासिक में क्या होता था, एक मित्र मेला होता था, यानी क्रांतिकारी का गुप्त
समाज था जो गुप्त मित्र मेला के नाम से वो जाना जाता था, शुरू किए थे। लेकिन फिर भी क्या होते हैं 1904 ईस्वी में विभिन्न स्थानों पर 200 सदस्यों की एक बैठक होती है, इसमें विनायक सावरकर उसको अभिनव भारत का संज्ञा देते हैं, तो वह महाराष्ट्र में हो जाएगा। फिर आप देखेंगे किस तरह से ये भी मतलब ये जो होता है ना अभिनव भारत, इसका ही ये भी उद्देश्य होता है कि क्रांतिकारी के माध्यमों से, जैसे इसमें आप देखेंगे कि गुप्त समितियों और गोरिल्ला युद्ध की तकनीकियों को पूरी तरह से सावरकर इसमें अपना लिए जाते हैं, है ना, मतलब सशस्त्र के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से भगाना और भारत को स्वतंत्रता दिलाना। इसमें आप आगे देखेंगे कि किस तरह से मदन लाल ढींगरा, इसी में मदन लाल ढींगरा आएंगे, मदन लाल ढींगरा के द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल जो होते हैं कर्नल वाइजली की हत्या कर दी जाती है, जो विदेश सचिव का सहायक होता है। फिर आगे आप देखेंगे कि नासिक में जो मजिस्ट्रेट होता है MTG जैक्सन का हत्या कर दिया जाता है। फिर उसके बाद फिर जैक्सन का जैसे हत्याकांड का जांच होता है, इसमें सावरकर भाइयों का पता चलता है, फिर उनको तो अंडमान निकोबार भेज दिया जाएगा, उसके बाद जेल ही कर दिया जाएगा। 90 में देखिए उन्होंने मैंजी, गैरीवाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण जीवनी लिखी हुए, अमेरिका के कुछ समय रहे और भारतीय राष्ट्रीय और रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। करा मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी भी लिखी अमेरिका में कुछ में, तो वो होंगे लाला लाजपत राय। आपको पता होगा ना लाला लाजपत राय 1907 से 1917 से 1919 ईस्वी तक कहाँ रहे थे, वो अमेरिका में रहे थे। अमेरिका में रहने के बाद वो बहुत सारा वो भ्रमण भी किए थे और सीनेट में भी वो किए थे, 25 पृष्ठों का वो याचिका भी दायर किए थे और रातों रात वहाँ बहस भी हुआ था। तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएगा। 91 में देखिए निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। तो आपको पता होना चाहिए पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की फांसी, जो ऊपर हम लोग देखे काकोरी कांड। काकोरी कांड क्या था, जो हम लोगों ने देखे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा जो क्या किया गया था, ये संगठन बनाया था, उस संगठन के द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि किस तरह से भारत को अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना सशस्त्र माध्यम से, जिसके लिए उन्होंने ये सोचा कि क्या कर सके कि ये मतलब अंग्रेजों के पैसे से ही हथियार खरीद कर उनको यहाँ से क्या कर सके, खदेड़ कर बाहर निकाल सके। उसी के उद्देश्य को लेकर एक काकोरी कांड होता है, जिसमें उसके खजाने को लूटने की बात होती है। 8 अगस्त को रामप्रसाद बिस्मिल्ला के रात में मीटिंग होता है। 9 अगस्त को 1925 ईस्वी को एक घटना होती है, जैसे ही कहाँ से लखनऊ से आगे बढ़ती है ना, ये कानपुर तक था ना, तो जैसे ही मतलब कानपुर से आगे निकलती है तो वहाँ पर क्या कर लिया जाता है, ये असफुल्ला खां के द्वारा चैन खींचकर उसको रोक दिया जाता है। गाड़ी का नाम कौन था वो सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है कि इसमें जो संलिप्त होते हैं रामप्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खां, राजेंद्र लाहाड़ी, इन 4 नेताओं को, कौन कौन, राजेंद्र लाहाड़ी हो गए, असफुल्ला खां हो गए, रामप्रसाद बिस्मिल हो गए और कौन हो गए, और एक हो गए ठाकुर रोशन सिंह, इन सभी को फांसी दिया। तो कह रहा है कि रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दिया गया था, तो रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दिया गया था। ऑप्शन में गोंडा है। अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा कि ठीक है गोरखपुर में दिया गया, और ये राजेंद्र लाहाड़ी को कहाँ दिया गया, तो राजेंद्र लाहाड़ी को गोंडा में दिया गया था, ये ध्यान में रखना है, राजेंद्र लाहाड़ी। और अब बचते हैं रोशन सिंह को कहाँ, इलाहाबाद में दिया गया था, क्योंकि उन्हें भी फांसी सुनाई गई थी। अब इसके बारे में एक चीज़ आपको हम बता देते हैं कि जो घटना हुआ था अलीपुर, जो षड्यंत्र हुआ था, काकोरी कांड जो हुआ था, इसको लेकर बहुत सारे नेता, मदन मोहन मालवीय की टीम भी जाकर वायसराय से शिमला में मिली थी। फिर इनको मतलब बचाने के लिए ये मदन मोहन मालवीय की टीम की जब गई थी शिमला में मिली, तो वायसराय से विनती की कि वो सभी लोग जो हैं जिन्हें फांसी दिया गया, वो लिखित तौर पर आश्वासन दे रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार की गतिविधि में वो सम्मिलित नहीं होंगे और ऐसा कार्य नहीं करेंगे। फिर भी वायसराय नहीं माना। फिर प्रीवी काउंसिल में जो सबसे बड़ी इंग्लैंड की कौन थी, न्यायालय थी, वहाँ भी इसका क्या किया गया, याचिका दायर किया गया, लेकिन वहाँ भी इसको खारिज कर दिया गया। तो बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं भी इसका क्या हुआ, रिजल्ट नहीं आया, सब जगह खारिज ही कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, गोंडा में राजेंद्र लाहाड़ी को मिला, उसके बाद रोशन सिंह को इलाहाबाद, तो ऑप्शन में है ही नहीं, उसके बाद असफुल्ला खां को फैजाबाद में ही मिला था। तो इस तरह से हम लोगों ने गर्मपंथी उग्रवादी नेताओं चरण जो 1905 से 1917 ईस्वी के बीच में रहा, उसके बारे में देखा और उन सभी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने चर्चा किया जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले